अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैंने खुद तो ये नॉवल नहीं पढ़ा, लेकिन इसका मुझे जो रिव्यू रिसीव हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। तो रिव्यू के मुताबिक मुझे लगा कि स्टोरी अच्छी है तो आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो बाकी तो हमें पढ़ के आप लोगों को सुन के पता चलेगा। आपको थोड़ा सा नॉवल के बारे में बता देती हूँ कि ये एक एज डिफरेंस बेस्ड स्टोरी है, सेकंड मैरिज बेस्ड नॉवल है, आफ्टर मैरिज बेस्ड है, इमरजेंसी निकाह बेस्ड है। तो इतनी सारी कैटेगरीज देख के तो मेरे मुताबिक तो स्टोरी अच्छी होगी। बाकी जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो फिर पता चलेगा। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम ज़ियान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो इरज? ज़ियान ने जो लैपटॉप पर बिजी था खुश इखलाकी से इस्लाम का जवाब देते हुए हाल तलब किया। ठीक हो भाई, मैं तो रोज़ ही यहाँ आती हूँ और आप हमेशा पूछते हैं कैसी हो। अरे चलो भाई ठीक है, अगर तुमको बुरा लगता है तो आइंदा नहीं पूछूंगा। अब खुश? ज़ियान ने इरिज को सताने के लिए नाराज़गी की एक्टिंग करते हुए कहा। नहीं नहीं भाई, मैं आपकी बात का कैसे बुरा मान सकती हूँ। इरिज जो ज़ियान के नाराज़ होने से घबरा गई थी फ़ौरन सफाई देते हुए बोली। तो चंदा, मैं भी तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ आज तुम क्या लेकर आई हो? बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। ज़ियान ने इरिज की शर्मिंदगी दूर करने के लिए फ़ौरन ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया। जी ज़ियान भाई, आज मैंने पिज़्ज़ा और कच्चे कीमे के कोफ्ते बनाए थे, टेस्ट करके बताएं कैसे बने हैं। इरिश ने अपने हाथ में पकड़ी दोनों डिशेस को ज़ियान के सामने मौजूद टेबल पर रखते हुए कहा था। खुशबू तो बड़ी लजीज आ रही है। ज़ियान ने पिज़्ज़ा को देखते हुए तारीफ़ी कलमात अदा किए, जिस पर इरिश के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ज़ियान भाई, आंटी अयान और सदफ़ कहाँ हैं? अम्मी ने नमाज़ पढ़ रही हैं, अयान सो रहा है और सदफ़ रोटियां बना रही है। ज़ियान जो कि पिज़्ज़ा और कोफ्ता खाने के लिए लैपटॉप ऑफ कर रहा था ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। इतने में आंटी साबरा बेगम, ज़ियान की अम्मी, रोते हुए अयान को लेकर टीवी लाउंज में दाखिल हुई। इरिज ने उन्हें देखते ही सलाम किया और रोते हुए अयान को उनकी गोद से लेकर खुद से लगा लिया। अयान उसकी गोद का लम्स महसूस करके चुप हो गया और उसी की गोद से लगे तकरीबन 10 मिनट बाद दोबारा सो गया और इरिज उसे आंटी के रूम में लिटाकर दोबारा टीवी लाउंज में आ गई। साबरा बेगम ने इरिज के सर पर हाथ फेरते उसके माथे का बोसा लिया और मुस्कुराती आंखों से ढेर सारी दुआएं दी। क्या बात है इरिज, बड़ा प्यार हो रहा है दोनों में। सदफ रोटियां पकाकर फारिग हुई तो सीधा वहीं आ गई और अम्मी का इरिज को इस तरह प्यार करते देखकर जलने की एक्टिंग करते हुए बोली। इरिज है ही इतनी प्यारी और मासूम कि हर किसी को इस पर प्यार आ जाए। इरिज की बजाय साबरा बेगम ने जवाब दिया तो इरिज बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। ओए इरिज की बच्ची, तेरा पिज़्ज़ा कहाँ है? सुब्तू ने कहा था कि आज पिज़्ज़ा बनाएगी। सदफ को अचानक यूनिवर्सिटी में कहीं इरिज की बात याद आई तो इरिज के खाली हाथों को देखते हुए पूछा था। ये रहा पिज़्ज़ा और साथ में कच्चे कीमे के कोफ्ते, ज़ियान भाई के फेवरेट। इरिज ने जल्दी से टेबल की तरफ इशारा किया कि कहीं ऐसा ना हो कि सदफ उस पर चढ़ दौड़े। कहाँ का फेवरेट यार? जब से तूने कुकिंग कोर्स करके अच्छे अच्छे खाने बनाने शुरू किए हैं, ज़ियान भाई का तो कुछ फेवरेट रहा ही नहीं। इन्हें तो तेरे हाथ की बनी हर चीज़ ही पसंद है। सदफ ने दोनों डिशों का मुआयना करते हुए कहा और साथ ही साथ प्लेट में निकालने लगी। इतने में ज़ियान भी टीवी लाउंज में आ गया जो साबरा बेगम के अंदर आते ही लैपटॉप अपने कमरे में रखने चला गया। फिर सबने साथ बैठकर डिनर किया। अब्दुल्ला साहिब और नगमाना बेगम के दो ही बेटे थे। उनका अपना कपड़े का कारखाना था जो तरक्की करके फैक्ट्री बन चुका था। उनके बड़े बेटे अकबर अपने वालिद का हाथ बटाते थे और छोटे बेटे अफजल को सिपाही बनने का जुनून की हद तक शौक था। अलबत्ता उन्होंने शौक पूरा भी कर लिया था। अकबर साहिब की शादी भी अपनी खालाजाद नरगिस बेगम से हुई थी। उनके 4 बच्चे थे, वकास, वहाब, नशीन और सबसे छोटी अफशीन। जबकि अफजल साहिब की शादी उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी क्लास फेलो राबिया से की गई। अफजल साहिब अपनी शादी से बहुत खुश थे। वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मगर शादी के 1 माह बाद जब राबिया बेगम ने तलाक का मुतालबा किया तो अफजल साहिब के साथ साथ उनके वालिदैन को भी शदीद सदमा लगा। राबिया का कहना था कि वो अपने किसी क्लास फेलो को पसंद करती हैं, मगर उनके वालिदैन ने उनकी शादी ज़बरदस्ती अफजल साहिब से करवा दी। मगर अब वो मज़ीद उनके साथ नहीं रह सकती। अफजल साहिब तलाक देने पर किसी तौर राज़ी नहीं थे, जबकि राबिया बेगम हर सूरत में तलाक चाहती थी। इसी दिन लड़ाई झगड़े में एक दिन अब्दुल्ला साहिब चुपचाप अपने खालिक के हकीकी से जा मिले, मगर घर के माहौल में उनकी वफ़ात से कोई तब्दीली ना आई। झगड़ों में मज़ीद इजाफा हो गया। इसी दौरान राबिया बेगम ने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो पता चला कि राबिया बेगम माँ बनने वाली हैं और अपने इसी बच्चे को मारने के लिए उन्होंने नींद की गोलियां खाई हैं। अफजल साहिब को यह सुनकर बड़ा दचका लगा और राबिया बेगम को खूब सुनाई, मगर उन पर कोई असर न हुआ। उन्होंने अपने बच्चे को मारने की 3 से 4 बार कोशिश की थी, जिसकी वजह से अफजल साहिब को छुट्टियां लेकर उनकी निगरानी करने के लिए कराची आना पड़ा। राबिया की ऊटपटांग हरकतों के बावजूद उनके अंदर पलते वजूद पर आँच नहीं आई थी। बिलाखिर तंग आकर राबिया बेगम ने खाना पीना छोड़ दिया। अफजल साहिब अपनी बीवी और होने वाले बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करते थे।
उन्होंने राबिया बेगम के आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बहुत मिन्नत की, मगर वो किसी तौर उनके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार ना थी। आखिरकार बीवी की इस कैफियत को देखते उन्होंने कह दिया कि जिस दिन वो उनके बच्चे को जन्म देंगी उसी दिन अफजल साहिब की तरफ से उन्हें तलाक हो जाएगी। अफजल साहिब की इस बात को सुनकर राबिया बेगम बहुत खुश हुई और अपना बहुत ख्याल रखने लगी। राबिया बेगम का ये बदला रूप देखकर सब बहुत खुश थे, लेकिन खिलाफे तवक्को अफजल साहिब का मरझाया हुआ चेहरा देखकर नगमाना बेगम ने एक दिन बेटे से पूछ लिया। अफजल साहिब को जब माँ की हमदर्दी मिली तो उन्होंने सब कुछ रो रो कर माँ से कहा। नगमाना बेगम से सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके दिमाग की रग फट गई और 2 दिन बाद वो अपने खालिद के हकीकी से जा मिले। अफजल साहिब के यहाँ बेटी पैदा हुई थी। राबिया बेगम इस मासूम बच्ची को अफजल साहिब की गोद में डालकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। इस 1 साल में अफजल साहिब की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला था। ज़िंदगी के सारे गम इसी 1 साल में उन्हें मिले थे, मगर अपनी बेटी को देखने के बाद सारे गम एक तरफ हो गए थे। अपनी इस नन्ही परी का नाम उन्होंने इरिज रखा था और खुद से अहद किया था कि अब सिर्फ इस परी के लिए जिंदा रहना है। सईद साहिब अफजल साहिब के बड़े गहरे दोस्त थे और अपने दोस्त का दुख बांटने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। सईद साहिब की बीवी साबरा बड़ी नेक खातून थी। उनके 3 बच्चे थे, सबसे बड़ी सायरा, फिर ज़ियान और फिर सदफ। इरिज से 2 साल बड़ी। सईद साहिब इस्लामाबाद में रहते थे। इरिज की पैदाइश के बाद अफजल साहिब भी अपना कराची का घर छोड़कर इस्लामाबाद ही शिफ्ट हो गए थे। अफजल साहिब का घर सईद साहिब के घर के बिल्कुल सामने ही था। अफजल साहिब जब भी जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाते, इरिज को साबरा बेगम के घर ही छोड़कर जाते। साबरा बेगम और सईद साहिब इरिज को अपनी औलाद की तरह चाहते थे। सायरा, ज़ियान और सदफ भी इस नन्ही परी से बहुत प्यार करते थे। अफजल साहिब के भाई और भाभी ने इरिज को बचपन ही में अपने बेटे वहाब के लिए मांग लिया था। इरिज 8 साल की थी जब सायरा आपी की शादी हुई। सदफ, इरिज और ज़ियान तीनों ही बहुत खुश थे, मगर वलीमे के बाद जब सईद साहिब रस्मी तौर पर सायरा को लेने गए तो रास्ते में ही एक बस वाली ने उन्हें मौत के हवाले कर दिया और पूरा ज़ियान हाउस दर्दो गम से चूर चूर हो गया। ज़ियान भाई चाय। इरिज ज़ियान का रूम लॉक करके अंदर दाखिल हुई और ज़ियान को देखा, जो कभी कंप्यूटर पर तो कभी सामने रखी फाइल्स में बिजी था। रख दो इरिज, ज़ियान ने काफ़ी मसरूफ़ अंदाज में कहा। भाई आप बिजी हैं? इरिज ने उसे मसरूफ़ देखकर आराम से पूछा। हाँ बहुत ज़्यादा, ज़ियान ने जवाब दिया। ओके। इरिज जिस काम से आई थी उसे तर्क करके वापस जाने के लिए पलटी। इरिज, ज़ियान ने कुछ अंदाज़ा लगाकर उसे आवाज़ दी। जी भाई, कोई काम था तुम्हें? ज़ियान की नज़रें अब भी कंप्यूटर पर ही मरकूज़ थीं। नहीं भाई, इरिज ने मुख्तसर जवाब दिया। कोई काम है तो बता दो, मैं कर दूँगा फ्री होकर। भाई वो एक्चुअली कल मेरा पेपर है फिज़िक्स का, एक क्वेश्चन समझना था आपसे। कल तुम्हारा पेपर है? ज़ियान ने बगौर से देखते हुए कहा। जी, इरिज ने मुख्तसर जवाब दिया। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अगर मैं पूछता नहीं तो तुम बताती भी नहीं। ज़ियान की तवज्जो अब मुकम्मल तौर पर इरिज पर ही थी। भाई आप बिजी थे इसीलिए नहीं बताया। ज़ियान के इस तरह डांटने पर इरिज ने सफाई पेश की। तो तुम कौन सी बच्ची हो जो तुम एक सवाल समझाने के लिए मुझे 3 घंटे लगेंगे? मुश्किल से 10-15 मिनट ही लगेंगे। ज़ियान के गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ। सॉरी भाई, इरिज ने इतनी मासूमियत से सॉरी कहा कि ज़ियान सिर्फ उसे देख कर ही रह गया और इरिज वहीं खड़ी होकर उसके कुछ कहने का इंतज़ार करने लगी। अब सॉरी कहकर सो गई हो क्या? यहीं खड़े खड़े लेकर आओ जल्दी जर्नल अपना। उसे वहीं खड़े देखकर ज़ियान ने उसे फिर से डपटा था। जी भाई अभी लाई, कहती हुई फ़ौरन ही कमरे से निकल गई। ज़ियान कंप्यूटर ऑफ करके अपने सामने रखी हुई फाइल से समेटने लगा। जब भी उसकी नज़र अपने हाथ में मौजूद फाइल पर लिखे नाम मिसेस आलिया पर पड़ी। उसके किसी पेशेंट की फ़ाइल थी, मगर इस नाम से उसकी कितनी यादें वाबस्ता थी। उसे फ़ाइल साइड में रखते हुए दुखी नज़रों से बेड के साइड टेबल पर रखी अपनी और आलिया की शादी की तस्वीर को उठाकर देखा और आलिया के साथ बिताए तमाम मंजर उसकी आंखों में घूम गए, जैसे कल ही की बात हो जब वो शादी करके इस कमरे में आई थी और आज वो उससे कितनी दूर जा चुकी थी, जहाँ वो उसकी एक झलक भी नहीं देख सकता था। क्या लम्हा था वो जब उसने अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत, अपनी ज़िंदगी को खुद से दूर किया था। उसे अपने हाथों से कब्र में उतारा था, जिससे वो ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता था। दिल में एक दर्द सा उठा था, आंखों में जलन महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी सांस को अपने अंदर उतारा था। आलिया तुम क्यों इतनी जल्दी चली गई? अभी तो हमने जीना शुरू किया था, अभी तो हमने खुशियों को महसूस किया था, अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई थी। आलिया तुम क्यों अभी से ही चली गई? अभी वो अपने क्यों का जवाब ही ढूंढ रहा था कि इरिज और सदफ कमरे में दाखिल हुई। ज़ियान ने आलिया की तस्वीर बड़े आराम से उसकी जगह पर रखी, फिर अपने हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली से आंखों में आई नमी साफ की, मगर इरिज से ज़ियान के आंसू पोशीदा ना रह सके। सदफ ने भी भाई की उदासी पहचान ली थी, मगर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। ज़ियान भाई आप आलिया भाभी से बहुत प्यार करते हैं ना? ज़ियान जो खुद को नॉर्मल कर चुका था, इरिज के सवाल पर उसे उदासी से देखा। बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता है रिच, मैंने और आलिया ने बहुत सारे ख्वाब देखे थे, एक साथ जीने के, हंसने के, बोलने के। ज़ियान ने रिच को बताते हुए ख्याल की दुनिया में खोए हुए दोनों हाथ अपनी जेबों में डालकर 2 कदम आगे बढ़ा और अपने कमरे का जायज़ा लिया, जैसे आलिया आज भी यहाँ मौजूद है। मगर कुछ याद आते हुए रिच की तरफ पलटा। मगर वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गए रिच, जो कभी मुकम्मल नहीं होंगे। ज़ियान की आंखें और आवाज़ में इतना दर्द था कि रिच की आंखों में भी आंसू जमा हो गए। रिच को समझ नहीं आया कि उसकी दिलजोई करने के लिए क्या कहे।
आप बहुत अच्छे हैं भाई, मुझे यकीन है अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर बेहतर करेगा। इरिश के इस जुमले के जवाब में ज़ियान बिल्कुल ही खामोश रहा। भाई एक बात कहूँ, आप अगर माइंड ना करें तो। हाँ बोलो, ज़ियान ने खुद को संभाल कर नॉर्मल अंदाज में कहा। भाई आई नो कि आप आलिया भाभी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अयान तो बहुत छोटा है ना। अभी आंटी भी आपको इतना फोर्स करती हैं कि सिर्फ अयान के लिए अब दूसरी। मेरा मतलब है कि वो इरिज से इससे आगे कुछ कहा ही नहीं गया, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि ज़ियान आलिया से किस कदर मोहब्बत करता था और दूसरी शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होगा। ज़ियान इरिज की बात का मतलब समझ गया था, इसीलिए खुद से जवाब दिया। इरिज, कभी अगर मैं गहराई में जाकर सोचता हूँ ना, तो मुझे भी यही लगता है कि मैं अयान के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, उसे माँ के साए से महरूम रख कर। लेकिन फिर मैं उस लड़की के हवाले से सोचता हूँ कि मैं उस लड़की को क्या दे पाऊँगा जो मेरी बीवी की हैसियत से मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी। जब एक लड़की अपना घर, अपने माँ बाप, बहन भाई और अपने सारे रिश्ते छोड़ कर आती है, तो उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं रिच, और हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम उसके सारे ख्वाबों को पूरा करें, उसे खुशियाँ दें। मगर मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ आलिया को दे चुका हूँ। फिर क्या फ़ायदा किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का। राबिया आंटी के जाने के बाद कर्नल अंकल अफजल साहब भी दूसरी शादी कर सकते थे, मगर अंकल ने भी इसीलिए दूसरी शादी नहीं की। वो भी यही सोचते होंगे जो मैं सोचता हूँ। ज़ियान की बात पर एलिश ने बिना कुछ कहे सिर्फ भीगी पलकों से उसे देखा। अच्छा चलो अब खोलो बुक, क्या समझना है तुम्हें, काफ़ी देर हो गई है। ज़ियान ने घड़ी पर निगाह डालते हुए कहा, तो एलिश ने अपनी बुक खोलकर ज़ियान के सामने की और खुद चेयर पर बैठते हुए ज़ियान को देखा। और एलिश के दिल ने एलिश से एक सवाल किया, क्या वहाब कभी भी मुझसे इतना प्यार करेगा जितना ज़ियान भाई आलिया भाभी से करते हैं। फिर फ़ौरन ही दिमाग ने जवाब दिया, क्योंकि वो तो अभी से कहते हैं कि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और ना ही शादी करना चाहते हैं। दिमाग की आवाज़ सुनते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। एलिश ने जल्दी से हाथों की पुश्त से आंसू साफ किए, कहीं कहीं ज़ियान ही ना देख ले। ज़ियान को डॉक्टर बनने का जुनून की हद तक शौक था और वो पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल ही आता था, मगर सईद साहब के इंतकाल के बाद ये ख्वाब जैसे टूट कर ही रह गया था, क्योंकि सईद साहब के इंतकाल के वक्त ज़ियान 15 साल का था और सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। कराची में मौजूद सईद साहब के फ्लैट को बेचकर साबरा बेगम ने बेटे का एक ख्वाब पूरा किया था। ज़ियान ने इस शोबे में भरपूर कामयाबी हासिल की और इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल कायम किया, जिसे ज़ियान और उसका दोस्त वलीद ही देखते थे। एक दिन ज़ियान के हॉस्पिटल में एक प्यारी सी लड़की आई। उसे तेज़ बुखार था, मगर वो नर्स से इंजेक्शन नहीं लगवा रही थी। वो अपने वालिदैन की बहुत लाडली 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके माँ बाप उसे 3 साला बच्ची की तरह बहला रहे थे। ज़ियान काफ़ी देर तक ये मंजर देखता रहा। बिलाखिर जब उससे रहा ना गया तो वहीं चला आया। क्या हो रहा है यहाँ, ज़ियान ने संजीदा लहजे में कहा। ज़ियान वहाँ का बड़ा डॉक्टर था, इसीलिए काफ़ी रोब था उसका। सर, इन्हें तेज़ बुखार है, ये इंजेक्शन लेने से मना कर रही हैं। नर्स जो शक्ल से काफ़ी बेजार लग रही थी फ़ौरन जवाब दिया। ज़ियान ने एक नज़र उस लड़की को देखा जो इंजेक्शन ना लगने के बावजूद किस कदर आंसुओं से रो रही थी। तुम जाओ और रूम नंबर 7 के पेशेंट को देखो। ज़ियान ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया और खुद उसकी तरफ मुड़ा। आप 2 दिन की बच्ची हैं जो एक इंजेक्शन लेने पर इस कदर रो रही हैं, जबकि इंजेक्शन आपको अभी तक लगा भी नहीं है और मुझे लगवाना भी नहीं है, समझे आप। आलिया ने 2 टूक जवाब दिया। डॉक्टर तो उसे पहले ही पसंद नहीं थे, वो फिर लिहाज क्यों करती। उसके इस तरह कहने पर ज़ियान ने पहले उससे और फिर उसके वालिद को देखा और इंजेक्शन तैयार करने लगा। आप दोनों प्लीज़ बाहर वेट करें, ज़ियान ने उसके वालिदैन को दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। इससे पहले कि वो बाहर जाते, आलिया ने अपनी मम्मा का हाथ ज़ोर से थाम लिया और जल्दी से बेड से उतरकर चप्पल पहनने लगी कि कहीं ज़ियान उसे पकड़ ना ले। मैंने आपको जाने के लिए नहीं कहा, उसे चप्पल पहनता देखकर ज़ियान ने कहा। और मैंने आपसे पूछा भी नहीं है, आए बड़े कहीं के। आलिया एक बार फिर उसे लाजवाब कर दिया था। आप लोग प्लीज़ बाहर जाएं, ज़ियान ने एक बार फिर थोड़ा गुस्से से कहा, जो अपनी लाडली बेटी को इस कदर हमदर्दी से देख रहे थे जैसे ज़ियान उनकी बेटी का मर्डर करने वाला हो। ज़ियान के गुस्से को देखते हुए उसकी मामा ज़बरदस्ती हाथ छुड़वाकर बाहर निकल गई और आलिया सिर्फ आवाज़ें लगाती रह गई, क्योंकि ज़ियान उनके निकलते ही दरवाज़ा लॉक कर चुका था। आलिया ने सुर्ख आंखों से ज़ियान को देखा, जैसे अभी इस बेरहम डॉक्टर को खा जाएगी, जिसके जवाब में ज़ियान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और इंजेक्शन लेकर उसकी तरफ आया। अगर आपने मुझे हाथ लगाया ना तो बहुत बुरा होगा, सोच लें मैं भाईजान से आपकी शिकायत कर दूंगी, वो आर्मी में है, शूट कर देंगे आपको। आलिया ने उसे अपनी तरफ पड़ता देखकर धमकी दी, जिसे ज़ियान ने नज़रअंदाज करके मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक इंजेक्शन लगाऊंगा। ज़ियान ने एक अदा से कहा, जिस पर आलिया ने बजाय कुछ कहने की आंखें कस के बंद कर लीं, क्योंकि ज़ियान उसे इंजेक्शन लगा चुका था। आलिया ने अपना हाथ सहलाते हुए भीगी आंखों से ज़ियान को देखा, जैसे उससे नाराज़ हो। ज़ियान को उसकी एक एक अदा बड़ी प्यारी लग रही थी, उसे खूब एंजॉय कर रहा था। ज़ियान उस दिन के बाद से उसके ख्यालों में गुम था और उसके बारे में मुकम्मल जानकारी की कोशिश कर रहा था। जब भी उसे पता चला कि आलिया उसके कॉलेज फ्रेंड की बहन है, बस ये जानने की देर थी कि ज़ियान ने फ़ौरन ही साबरा बेगम को उनके घर भेज दिया। आलिया के घर में सबको ज़ियान का प्रपोज़ल बहुत पसंद आया था, मगर आलिया ने साफ इनकार कर दिया था। उसे डॉक्टर पहले ही एक आंकना बातें थे और सारी ज़िंदगी किसी डॉक्टर के साथ बिताना, और वो भी उस बेरहम डॉक्टर के साथ, उसे सोचकर ही हौल आने लगे थे। मगर आलिया अपनी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करती थी
और सभी इस प्रपोजल पर बहुत खुश थे, इसलिए सबके कहने पर उसने हाँ कर दी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। आलिया ज़ियान के साथ बहुत खुश थी। ज़ियान उसे बहुत मोहब्बत करता था। साबरा बेगम, सदफ और इरिज भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। ज़ियान और आलिया एक आइडियल ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की खुशखबरी से भी जल्द नवाजा था। ज़ियान आलिया की प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर बहुत खुश था। सबकी खुशियों में मज़ीद इजाफा हो गया था। ज़ियान आलिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था, मगर अल्लाह ने शायद ज़ियान के बारे में कुछ और ही सोच रखा था। आलिया की प्रेगनेंसी के दौरान आलिया को कैंसर हो गया, मगर हैरत अंगेज बात के बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। ज़ियान ने ऑपरेशन के लिए अमेरिका से डॉक्टर्स बुलवाए थे। वो आलिया को इस दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए खुद इस केस से पीछे हट गया था। ज़ियान हर हाल में आलिया को बचाना चाहता था। ज़ियान समेत बाकी लोग भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद थे, जबकि ज़ियान बेचैनी के आलम में टहल रहा था। इतने में नर्स एक नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर बाहर आई। ज़ियान बच्चे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि डॉक्टर मिथुन बाहर आई। ज़ियान सीधा डॉक्टर मिथुन की तरफ बढ़ा, जबकि साबरा बेगम ने बच्चे को नर्स की गोद से लेकर अपने सीने से लगा लिया और खुद भी डॉक्टर की तरफ आई थी। डॉक्टर, आलिया कैसी है? ज़ियान ने डॉक्टर मिथुन को खामोश खड़ा देखकर एक बार फिर बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ज़ियान, आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर मिथुन का ये कहना था कि सभी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ज़ियान की हालत तो बयान करना मुश्किल थी। वो नहीं जानता था कि उसने किस दिल से अपनी जान से अजीज़ बीवी को कब्र में उतारा। उसने अपने बेटे को प्यार भी नहीं किया था। उसकी तो दुनिया ही लुट गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। आलिया की मौत को एक माह गुजर गया था, मगर ज़ियान अभी तक जिंदा लाश ही बना हुआ था। हॉस्पिटल जाता और ना ही किसी से बात करता। वो बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगा था। उसका एक कज़न इंग्लैंड से पाकिस्तान आया हुआ था, मगर ज़ियान की हालत देखकर उसे अपने साथ इंग्लैंड ही ले गया ताकि उसका जहन बटे। बिलाखिर ज़ियान की वापसी 1.5 साल बाद हुई, जब तक वो काफ़ी हद तक संभल गया था। अस्सलाम वालेकुम ज़ियान भाई। इरिश ने अंदर आकर बड़ी सी ट्रे सदफ़ के हाथ में देते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आओ, अभी हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा। क्या लाई हो? सदफ़ ने ट्रे का ढक्कन खोलते हुए पूछा। रबड़ी, बिरयानी और कड़ाही गोश्त। इरिज संजीदगी से जवाब देकर अयान को प्यार करने लगी। क्या बात है इरिज? ज़ियान ने टीवी का वॉल्यूम स्लो करते हुए इरिज का संजीदा चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं भाई, इरिज ने आंखें चुराते हुए जवाब दिया। झूठ क्यों बोल रही हो? सच बताओ भाई, तुम क्यों उदास हो? सदफ़ ज़ियान को बिरयानी की प्लेट थमाते हुए बोली थी, जबकि इरिज सदफ़ की बात समझते हुए आंखों में आई नमी को अंदर उतारने की कोशिश करने लगी। क्या बात है इरिज? अंकल की तबीयत तो ठीक है? सदफ़, कुछ हुआ है क्या? ज़ियान ने अंदाज़ा लगाते हुए इरिज से पूछा, मगर उसे खामोश देखकर सदफ़ की तरफ मुतवज्जो हुआ। भाई, 1 हफ्ते पहले इसने मुझे बताया कि इसके मिस्टर अकड़ू वहाब इस्लामाबाद आ रहा है, और जब से इतनी एक्साइटेड थी मगर वो नहीं आया। वो हमेशा ही ऐसा करता है, मगर इसकी अकल में कुछ नहीं आता। हमेशा इसे इग्नोर करता रहता है। समझता क्या है वो खुद को? सदफ़ को वहाब हमेशा से बुरा लगता था, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को बहुत हर्ट करता था, और इसीलिए उसे वहाब की बजाय आड़े टेढ़े नामों से पुकारती थी। हर बार की तरह इस बार भी सदफ़ का गुस्सा अरूज पर था। सदफ़ की बात सुनकर इरज खामोशी से मुंह नीचे किए बैठी रही और आंखों में आई नमी को हाथ की पूंछ से साफ किया, जिसे ज़ियान ने बगौर देखा था। इतने में साबरा बेगम अंदर दाखिल हुई तो सदफ़ उसे गुस्से से घूरते हुए किचन में चली गई, जबकि ज़ियान ने अम्मी की आमद की वजह से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि इरिज और वहाब के बीच में जो कुछ भी था वो सिर्फ सदफ़ को पता था, और सदफ़ की मुँह ज़बानी कुछ कुछ ज़ियान को भी। अलबत्ता इरिज ने कभी भी ज़ियान से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। यही सोचकर ज़ियान चुप रहा कि अगर अम्मी को पता चला तो टेंशन लेंगी, मगर उसने सोच लिया था कि इरिज से इस टॉपिक पर बात ज़रूर करेगा। ज़ियान, इरिज लोग बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे, इसलिए इन सब में बहुत दोस्ती थी। इरिज और सदफ़ बेस्ट फ्रेंड्स थी और हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। इरिज ज़ियान से 6 साल छोटी थी और ज़ियान की बहुत इज्जत करती थी। इरिज के मुताबिक ज़ियान में कोई कमी नहीं थी। वो अपनी हर प्रॉब्लम ज़ियान से शेयर करती और उसको हर बात को पत्थर पर लकीर समझती थी। उसकी नज़र में ज़ियान एक आइडियल पर्सन था। इरिज सबसे ही बहुत मोहब्बत करती थी और अयान में तो उसकी जान थी। वो उसके साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती। साबरा बेगम इरिज को अयान के साथ हंसते खेलते देखकर बहुत खुश होती थी। साबरा बेगम इरिज से अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करती थी। उनकी नज़र में इरिज एक समझदार और घरेलू लड़की थी। इरिज को बचपन से ही घर के कामों में, ख़ुसूसन खाना बनाने में बड़ी दिलचस्पी थी। रात को जब अफजल साहिब 1 घंटे के लिए वॉक पर जाते, वो भी कुछ ना कुछ नया बनाकर ज़ियान हाउस आ जाती। फिर वापसी पर अफजल साहिब की हमराही कर जाती। कभी मसरूफियत की वजह से इरिज ना आ पाती तो सदफ़ उसके घर आ जाती। इरिज अपने फ़ियांसे से वहाब से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर वहाब उसके तमाम तर जज्बात जानने के बावजूद उसकी कदर नहीं करता था और साफ साफ कह देता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही शादी करना चाहता हूँ। वहाब की ऐसी बातों पर इरिज का मासूम दिल टूट जाता। सदफ़ उसे हमेशा समझाया करती थी कि वो वहाब के साथ खुश नहीं रहेगी, इसलिए शादी से इनकार कर दे, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। वहाब के बगैर जीने का तसव्वुर उसे परेशान कर देता और फिर वो अपने जान से असीस पापा को उनके इकलौते भाई से जुदा भी नहीं करना चाहती थी। अगर वो शादी से इनकार करती तो दोनों भाइयों के बीच नाराज़ी हो जाती। उस दिन के बाद से इरिज 3 दिन तक ज़ियान हाउस नहीं गई थी और ना ही सदफ़ उसके घर आई थी, मगर जब सदफ़ से रहा ना गया तो उसे फ़ोन करके घर बुलाया और साथ ही साथ धमकी भी दी कि अगर आज तुम्हारी आमद नहीं हुई
तो मैं तेरी शादी में नहीं आऊँगी। इरिज को भी सबकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सारे कामों से फारिग होने के बाद ईशा की नमाज़ पढ़कर ज़ियान हाउस चली आई। आज अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी सो गई और अयान को भी सुला दिया। ज़ियान भाई भी आज काफ़ी लेट हो गए, आए नहीं अभी तक। सदफ चाय निकालते हुए बताने लगी और फिर दोनों चाय लेकर छत पर आ गई। ज़ियान तकरीबन 20-25 मिनट बाद घर आया। नीचे किसी को ना पाकर फ्रेश होकर सीधा छत पर चलाया था। अरे इरिज, तुम अमेरिका से कब आई? ज़ियान ने इरिज को 3 दिन बाद देखने पर हैरानगी से सवाल किया। पहले तो इरिज समझी नहीं, फिर जब समझ आया तो मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अपनी दोस्त से नाराज़ी ख़त्म? जी भाई ख़त्म। कर्नल अंकल कैसे हैं? ठीक है भाई। ओ नो, मुझे पापा को दवाई देनी थी, मैं तो भूल ही गई बातों में। इरिज को एकदम याद आया तो फ़ौरन घर जाने के लिए उठी। अरे बैठो तो, अंकल कहीं गए हैं, मैंने जाते हुए देखा है। ज़ियान ने उसे बैठने का इशारा करते हुए बताया तो दोबारा बैठ गई थी। भाई खाना लाऊं आपके लिए? सदफ ने पूछा। नहीं, मैंने खाना बाहर खा लिया, तुम चाय बना दो अच्छी सी। जी भाई, कहती हुए चाय बनाने के लिए उठ गई थी। इरिज, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। ज़ियान ने सदफ के जाते ही इरिज से काफ़ी संजीदा लहजे में कहा। जी भाई पूछें। सदफ बता रही थी वहाब तुम्हें पसंद नहीं करता। ज़ियान ने सवालिया नज़रों से देखते हुए इरिज के चेहरे पर फैलते हुए संजीदा तासुरात को नोट किया। जवाब में इरिज नज़रें झुकाकर अपने हाथों के नाखून देखने लगी। इरिज, तुम अपनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करती हो, तो फिर अपनी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में तुमने मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया? ज़ियान ने इरिज की खामोशी को देखते हुए एक बार फिर से सवाल किया। क्योंकि मैं आपका जवाब जानती हूँ ज़ियान भाई। इरिज ने भीगी पलकों से ज़ियान को देखते हुए कहा। ज़ियान भाई, अगर मैं आपसे अपनी और वहाब की बात करूँगी तो आप यही कहेंगे कि मैं शादी से इनकार कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही मेरे हक़ में बेहतर है। मगर मैं शादी से इनकार नहीं कर सकती भाई, और ना ही आपकी कोई बात टाल सकती हूँ। इरिज की आंखों के साथ साथ उसकी आवाज़ भी भीग गई थी, जिसे ज़ियान ने नोट किया था। मुझे तुमसे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़ियान जानता था कि वो अपनी मोहब्बत को खोना किस कदर तकलीफ़ देता है। वो खुद भी ये तकलीफ़ सह चुका था, फिर वो इरिज को ये तकलीफ़ सहने का मशवरा कैसे दे सकता था? पापा, ये दूध। इरिज ने दूध से भरा ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। थैंक यू पापा की जान। अफजल साहिब ने ग्लास उठाते हुए प्यार से बेटी का शुक्रिया अदा किया। आज हमारी बेटी अपनी दोस्त से मिलने नहीं गई? अफजल साहिब ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। आज मेरे पापा घर में हैं, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ भला? इरिज ने अफजल साहिब के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बेटे, कल आपके बड़े पापा का फ़ोन आया था। अफजल साहिब ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। अच्छा, क्या कह रहे थे बड़े पापा? इरिज ने सवालिया नज़रों से बाप को देखा। कह रहे थे 1-1.5 हफ्ते में इस्लामाबाद आ रहे हैं भाभी के साथ तुम्हारी तारीख लेने। जो काम होना है उसमें देर कैसी? पापा, इतनी जल्दी? इरिज ने पापा को देखते हुए कहा। अरे बेटा, जल्दी कैसी? आपका बीएससी कंप्लीट हो गया है, बस रिजल्ट आने की देर है, और मेरी जान जिंदगी का कोई भरोसा भी तो नहीं है, इसीलिए मैं जल्द से जल्द अपनी गुड़िया को रुखसत कर देना चाहता हूँ। अफजल साहब ने प्यार से इरिज के गाल को छूते हुए कहा। पापा प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, आपको कुछ भी नहीं होगा। इरिज लाड से उनके सीने लगते हुए बोली थी। बेटा, आज नहीं तो कल सबको ही जाना होता है, और फिर मैंने अल्लाह से तुम्हारी रुखसत होने तक की ज़िंदगी मांगी है। जिस दिन मेरी गुड़िया अपने घर की हो जाएगी उस दिन मैं सुकून से मर सकूँगा। पापा, अगर आपने आइंदा ऐसी बातें की ना तो मैं शादी नहीं करूँगी। इरिज ने पापा से अलग होते हुए धमकी दी, जिससे अफजल साहिब फ़ौरन ही डर गए और होंठों पर उंगली रखते हुए खामोशी से लेट गए। इरिज उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। इरिज आज सुबह से ही बहुत खुश थी। आज उसका बीएससी का रिजल्ट आउट हुआ था और उसने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, जो कि वो हमेशा ही करती थी। और हर बार की तरह इस बार भी ज़ियान की तरफ से उसका और सदफ का संडे का डिनर बाहर था। उसने बहुत मना किया, मगर ज़ियान ने उसकी एक नहीं सुनी और ये कहकर चुप करवा दिया कि भाई कहती हो, मगर बहन बनकर कभी कोई फरमाइश नहीं करती। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि आज शाम को उसके बड़े पापा और ताई जान शादी की डेट फिक्स करने आ रहे थे। उसे खाना बनाया और सबने खूब खाया और तारीफ़ भी की। बड़े पापा और ताई जान डेट फिक्स करके और उसे ढेर सारा प्यार करके रात की फ़्लाइट से ही वापस चले गए थे। शादी की तारीख 1 माह बाद की रखी गई थी। वक्त बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा। अफजल साहिब को बड़ी फ़िक्र हो रही थी। इरिज ने अपने और वहाब के ताल्लुकात के बारे में अफजल साहिब को कुछ नहीं बताया था कि कहीं वो रिश्ता ख़त्म ना कर दें, और अपने पापा को किसी किस्म की टेंशन भी नहीं देना चाहती थी। आंटी, सायरा, आपी, ज़ियान और सदफ सभी इरिज की शादी का सुनकर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार इरिज को इतना खुश और खिला खिला देखा था। ज़ियान ने कर्नल अंकल का बेटा और इरिज का बड़ा भाई बनकर शादी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। सायरा आपी भी अपने दोनों बच्चों के साथ मेके आ गई थी। शादी की सारी शॉपिंग सायरा आपी, सदफ और इरिज ने मिलकर ही की थी। इन सारी तैयारियों में 1 माह कैसे गुजरा पता ही ना चला। इरिज 3 दिन कमाइयों बैठी थी और उसके हाथ में सदफ ने मेहंदी लगाई थी, और वहाब का नाम बड़ी खूबसूरती से हाथ के बीच में लिखा गया था, और साथ ही साथ सायरा आपी और सदफ की छेड़छाड़ भी जारी थी। आज इरिज की बारात थी। सारे काम ज़ियान ही देख रहा था। इरिज दुल्हन के रूप में बेहद हसीन लग रही थी। साबरा बेगम ने उसकी नज़र उतार कर ढेर सारी दुआएं दी थी। आंटी के इस तरह नज़र उतारने पर उसे अचानक राबिया बेगम की याद आई और उसने बेख्तियार रोना शुरू कर दिया था। आंटी, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। उसने साबरा बेगम के गले लगकर
उनके गालों पर प्यार करते हुए कहा। उनकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे कि सदफ ने जल्दी से उन्हें टिश्यू पेपर में जज़ब कर लिया। अब रो नहीं, मेकअप ख़राब हो जाएगा तो तेरा मिस्टर बोंगो डर जाएगा। सदफ की बात पर एरिज को रोते रोते हंसी आ गई और उसे हंसते देखकर सायरा आपी और आंटी भी मुस्कुराने लगी और फिर उसे प्यार करते हुए बाहर निकल गई। सदफ एरिज के साथ ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे और उसे प्यार से देखते हुए छेड़ी जा रही थी। सदफ, मुझे ज़ियान भाई से बात करनी है, उन्हें बुला कर ले आओ, एरिज ने सदफ से कहा तो सदफ ने कुछ चौंक कर उसे देखा था। क्यों, खैरियत? ज़ियान भाई से क्या बात करनी है तुम्हें इस वक्त? सदफ ने हैरत से पूछा। बस करनी है ना, जाओ तुम बुला कर ले आओ जल्दी से। ओके, कहती हुई सदफ रूम से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद ज़ियान ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। जबकि बारात आने का शोर सुनकर सदफ रिसेप्शन के लिए चली गई थी। माशाल्लाह, आज तो मेरी प्यारी सी बहन बिल्कुल परी लग रही है। ज़ियान ने एरिज को दुल्हन के रूप में देखकर फ़ौरन तारीफ़ की और उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर दिल ही दिल में ये मुस्कुराहट सदा कायम रहने की दुआ दी। थैंक यू ज़ियान भाई, एरिज ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया। सदफ बता रही थी तुमने बुलाया है, कोई काम था? जी भाई, कुछ मांगना था आपसे, एरिज ने संजीदगी से जवाब दिया था। मांगना था क्या? ज़ियान ने हैरिस से पूछा, क्योंकि आज तक एरिज ने उससे कुछ नहीं मांगा था, जिस पर ज़ियान ने नाराज़ी भी जाहिर की थी। भाई, आपको हमेशा मुझसे शिकायत रहती है ना कि मैं सिर्फ ज़ुबान से आपको भाई कहती हूँ, दिल से नहीं मानती, और ना ही कभी सदफ की तरह एक बहन होने की हैसियत से आपसे कुछ मांगा और ना ही कभी कोई फरमाइश की। एरिज ने ज़ियान की आंखों में झांक कर उससे सवाल किया। हाँ बिल्कुल, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, ज़ियान ने संजीदगी से जवाब दिया। ज़ियान भाई, आपको पता है आप जब भी मेरे लिए कोई दुआ करते हैं वो ज़रूर कबूल हो जाती है, और आज मैं अपने ज़ियान भाई से बहुत सारी दुआएं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शादी के बाद खुश नहीं रहूँगी, मगर मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे हक़ में दुआ करेंगे तो मैं खुश रहूँगी। रिच ने बड़े प्यार से आज पहली बार ज़ियान से कुछ मांगा था। ज़ियान ने उसकी आंखों में देखा, किस कदर मान था उसकी आंखों में। ज़ियान ने उसे मुस्कुरा कर देखा और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी थी। मेरी दुआ है रिच कि तुम हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहो और तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत प्यार करे, आमीन। थैंक यू ज़ियान भाई, एरिज ने प्यार भरे लहजे में शुक्रिया अदा किया था। ज़ियान ने एक अलविदाई नज़र उस पर डाली और जाने के लिए मुड़ा, मगर एरिज की आवाज़ पर रुक कर उसे देखा। ज़ियान भाई? हाँ, पापा का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कर्नल अंकल का पूरा ख्याल रखूँगा और तुम्हारी तरह उनकी हर बात मानूंगा, तुम टेंशन मत लो। ज़ियान ने एक बार फिर एरिज के सर पर हाथ रखकर खुश रहने की दुआ दी। इतने में एक बच्चा भागता हुआ आया। ज़ियान भाई, आपको कर्नल अंकल बुला रहे हैं, जल्दी चलें। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, निकाह शुरू होने वाला होगा, शायद इसलिए अंकल बुला रहे हैं। ज़ियान कहकर बाहर चला गया और एरिज उसके जाने के बाद वापस सोफे पर आकर बैठ गई। ज़ियान ड्रेसिंग रूम से निकलकर स्टेज की तरफ बढ़ा, जब भी उसकी नज़र अफसल अंकल पर पड़ी, जो वहाब का गिरेबान पकड़कर उसे बुरी तरह झंझोड़ रहे थे और ज़ोर शोर से उस पर चिल्ला रहे थे, और बाकी लोग उनमें बच बचाव की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ थे। ज़ियान ने नासमझी के आलम में जल्दी से स्टेज पर चढ़कर अफसल साहिब से दूल्हे का गिरेबान छुड़ाने की कोशिश की। ज़ियान को देखकर उनकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई थी। वहाब ने मौका से फ़ायदा उठाकर एक झटके से उनसे अपना गिरेबान छुड़वाया और 2 कदम पीछे हटते हुए गुस्से भरी आंखों से उनकी तरफ देखकर कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने का पूरा हक़ है, कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने जिससे शादी किया मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। इससे पहले कि अफजल साहिब कुछ कहते, अकबर साहिब ने वहाब के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। तो शादी कर चुका था तो पहले बोलना था ना, यहाँ क्यों आया हम सबकी इज्जत उछालने, मासूम बच्ची का तमाशा बनाने। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तूने उसे तलाक देकर इससे शादी ना की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अकबर साहिब ने बोलने के साथ साथ उसके गाल पर एक और थप्पड़ मारा था। पापा, मैं अलमास को किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा, आपको जो करना हो वो कर लें, और वैसे भी मैंने कभी रिच से नहीं कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और ना ही कभी साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। वही मेरे पीछे पड़ी हुई है, अजाब बनाकर रख दिया उसने मेरी ज़िंदगी को। मैंने उससे एक बार नहीं 100 बार कहा है कि मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो पूछें रिच से जाकर। वहाब गुस्से में कहता हुआ ये तक भूल गया था कि जिससे बात कर रहा है वो उसका सगा बाप है। जिस मासूम लड़की की इज्जत की वो धज्जियाँ उड़ा रहा है वो उसके सगे चचा की बेटी है और उसके अपने ख़ानदान की बेटी है। कमीने, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, खबरदार जो अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बेटी का नाम लिया। भाई साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस औरत को तलाक देकर ये मेरी बेटी से शादी कर ले? अरे अब ये सोने का बनकर भी मेरे पास आएगा तब भी मैं इस पर थूकूंगा भी नहीं। अपनी बेटी की शादी करना तो बहुत दूर की बात है। अफजल, मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने घर में नाक पाल रहा हूँ। अफजल साहिब की बात सुनकर अकबर साहिब ने अपने दोनों हाथ छोटे भाई के सामने जोड़ दिए थे। तमाम बाराती शर्मिंदगी से एक दूसरे को देख रहे थे। पूरे हॉल में बदमज़गी का माहौल फैल गया था। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? इस इंसान से माफ़ी मांग रहे हैं जिसने आपको इतना कुछ सिखाया। आपके बेटे की इतनी इंसल्ट की, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पापा गलती इन्हीं की बेटी की है, वही मेरी मोहब्बत में मरी जा रही थी। वहाब ने अकबर साहिब को मुखातिब करते हुए कहा। इससे पहले वो रिच और उसकी सच्ची मोहब्बत की और तौहीन करता, ज़ियान ने उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया और 3-4 थप्पड़ उसके गाल पर लगाए थे।
घटिया इंसान, अब इरिज का नाम तेरी ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। बस बहुत हो गया, अब निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं धक्के मार कर तुझे यहाँ से निकालूं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और अपनी पूरी बारात को भी लेकर जा। तू इरिज के काबिल ही नहीं। ये तो इरिज की मासूमियत है कि उसे इंसान और शैतान में फ़र्क नजर नहीं आया। ज़ियान ने उसका गिरेबान पकड़कर स्टेज से नीचे धकेला था। वहाब जाते हुए भी नफरत भरी एक नज़र उसके चेहरे पर ढालना नहीं भूला और सारी बारात भी उसी के साथ वापस चली गई। हॉल में गिनती के चंद मेहमान ही रह गए जो स्टेज के आसपास ही मौजूद थे। अफजल साहब ने अपनी इकलौती बेटी की बारात इस तरह लौट जाने का कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये क्या हो गया या खुदाया, ये क्या किया तूने अल्लाह, मेरी बच्ची की खुशियाँ लुट गईं। अफजल साहब ने दोनों हाथों से अपना सर थाम कर शिकवा खुदा से किया, मगर एक खांसी के झटके ने उन्हें बेहाल कर दिया। उनके दिल में तेज़ दर्द उठा। वो दिल पर हाथ रखकर गिरने ही वाले थे कि ज़ियान ने उन्हें थाम कर स्टेज पर लिटा दिया और उनका सर अपनी गोद में रखकर सीना सहलाने लगा। मगर उनकी खांसी को किसी सूरत आराम न आया और मुंह से खून आना शुरू हो गया। ज़ियान ने एक पल ज़ाया किए बगैर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। ज़ियान, मेरी बेटी। अकबर साहब ने ज़ियान का हाथ अपने हाथ में लेते हुए इससे कहा कि गोया ज़ियान कोई फरिश्ता हो जो मिनटों में सब ठीक कर देगा। सब ठीक हो जाएगा अंकल, आप फिक्र ना करें। ज़ियान ने उनका हाथ गर्म जोशी से दबाकर उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, मगर अफजल साहिब उसकी तसल्ली को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मुसलसल उठने वाली खांसी को कंट्रोल करते हुए एक बार फिर अपनी बेटी के गम में चूर होते हुए बोले, ज़ियान, मेरी मासूम बच्ची बर्बाद हो गई। उसकी बारात वापस लौट गई। उसने पहले नहीं बताया कि वो शादीशुदा है, निकाह के वक्त बताया। मेरी बच्ची की खुशियाँ, उसके सारे अरमान टूट गए ज़ियान। अब क्या होगा उसका? अफजल साहिब ने मुसलसल खांसते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। जब भी ज़ियान के बराबर में बैठी साबरा बेगम ने हमदर्दी से कहा, कुछ नहीं होगा भाई साहब, आप फिक्र ना करें। इरिज मेरी बेटी जैसी है, उसकी खुशियाँ मुझे भी बहुत अजीज़ हैं। इरिज की बारात लौट ज़रूर गई है, मगर वो आज ही इस घर से विदा होगी, मेरे ज़ियान की दुल्हन बनकर। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? ज़ियान, जो काफ़ी देर से अम्मी की बातें हैरानगी से सुन रहा था, अपने नाम पर एक ही दम में साबरा बेगम को सवालिया नज़रों से देखा। मैं ठीक कह रही हूँ ज़ियान, तुम्हें अभी इरिज से निकाह करना होगा। अम्मी प्लीज़ चुप कर जाएं, बोलने से पहले सोच तो लें आप कह क्या रही हैं। बहन है वो मेरी। इससे पहले कि साबरा बेगम कुछ कहती, अफजल साहब ने अपने दोनों हाथ ज़ियान के सामने जोड़ दिए। बेटा, तुम्हारे सिवा ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मेरे बाद इरिज का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसे अपना नाम दे दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अफजल साहब ने आंसू भरी आंखों से इल्तिजा करते हुए कहा था। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? ज़ियान ने उनके हाथों को अपने हाथों में दबाते हुए कहा। बेटा, मेरी आखिरी इल्तिजा सुन लो, तुम्हें खुदा का वास्ता बेटा, मुझ पर यह एहसान कर दो। ये दुनिया बहुत जालिम है। मेरी मासूम बेटी को इस दुनिया की गर्म धूप से बचा लो, उसे अपने नाम की छाँव में जगह दे दो। अफजल साहब ने एक बार फिर अपने सामने बैठे ज़ियान के सामने हाथ जोड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि ज़ियान उनके बाद उनकी बेटी का मुस्तकबिल संभाल सकता है। अंकल, इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी आप हॉस्पिटल चलें, आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। ज़ियान ने उनकी खांसी में इजाफा देखकर एक बार फिर उन्हें उठाने की कोशिश की। नहीं ज़ियान, मुझे पता है बेटा कि मेरा आखिरी वक्त है, बस तुम हाँ कर दो, फिर मैं सुकून से मर सकूंगा। अकबर साहब ने अपने अंदर की कैफियत को महसूस करते हुए कहा, क्योंकि उनके दिल का दर्द मुसलसल बढ़ रहा था और खांसी के साथ साथ मुंह से आने वाले खून में भी मुसलसल इजाफा हो रहा था। ज़ियान के लाख कहने पर भी अफजल साहब हॉस्पिटल जाने के लिए राज़ी नहीं हुए थे। उनकी बिगड़ती हुई कैफियत को देखकर ज़ियान को हार माननी पड़ी। ओके अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज इरिज को यहाँ से अपने साथ अपनी बीवी बनाकर ले जाऊँगा। इरिज आज से मेरी जिम्मेदारी है, उसकी खुशियाँ मेरी जिम्मेदारी हैं। बस आप जल्दी से हॉस्पिटल चले, एम्बुलेंस वेट कर रही है। ज़ियान से वादा लेकर अफजल साहब हॉस्पिटल जाने पर राज़ी हो गए थे। ज़ियान भी उन्हें हॉस्पिटल भेजकर मौलवी साहब के पास आ गया। इरिज ड्रेसिंग रूम में बैठी खुशियों गम की मिली जुली कैफियत के साथ अपने हाथों पर लिखे वहाब के नाम को गौर से देख रही थी। फुल एसी में भी उसके अंदर ना जाने क्यों आग सी लगी हुई थी। किसी अनहोनी का सा एहसास हो रहा था। उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ है। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान से वो 18 सालों से मोहब्बत करती आई है, जिसका वो 18 सालों से इंतज़ार कर रही है, वो उसे पराया करके जा चुका है। वो तो तन्हाई में बैठी ये सोच रही थी कि वो अपनी जान से अजीज़ पापा को छोड़कर जा रही थी, अपने आइडियल भाई को, अयान को, आंटी को, अपनी बेस्ट फ्रेंड को, सबको कितना मिस करेगी वो। कैसे रहेगी वो सबके बिना? इरिश के ख्यालात इस वक्त रुके जब नकाह खां के साथ 3 अनजाने मर्द और अरहम भाई, सायरा आपी के शौहर, आंटी सायरा आपी और सदफ ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए। ज़ियान भी अंदर आया था, मगर इरिज घबराहट की वजह से उसे देख ना सकी। इरिज सोफे पर संभल कर बैठ गई। साबरा बेगम, सदफ और सायरा आपी भी उसके बराबर में बैठ गई थी, जबकि ज़ियान इरिज के सामने खड़ा उसके चेहरे को बगौर देख रहा था। निकाह ख्वाह ने निकाह पढ़ाना शुरू किया था। इरिज के कानों में जैसे ही ज़ियान का नाम गूंजा, उसे अपने कानों पर शक हुआ, मगर दूसरी बार भी ज़ियान का नाम सुनकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अल्फाज तो जैसे कहीं गुम हो गए थे। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वो एकदम सुन बैठी रही, जैसे जिंदा लाश हो। आंटी और सदफ निकाह ख्वाह के बार बार पूछने पर उसके कानों में सरगोशी कर रही थी, मगर इरिज के कानों में तो सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, ज़ियान, ज़ियान,
ज़ियान ज़ियान भाई से ढेर सारी दुआएं ली थी। कुछ देर पहले तो उसने अपने और ज़ियान के रिश्ते पर बहन भाई की मोहर लगाई थी, जिसे वो बचपन से भाई मानती आई थी। उसे शौहर के रूप में कैसे कबूल कर लेती? उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी शादी तो वहाब से हो रही थी, फिर ये ज़ियान भाई का नाम क्यों ले रहे हैं? वो अपने जहन में खुद ही सवाल कर रही थी, मगर जवाब कुछ नहीं था। वो मुसलसल एक ही कैफियत में बैठी अपने हाथों में मजबूती से पकड़े गए दुपट्टे के पल्लू को घूर रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि साबरा बेगम दुल्हन को लाल दुपट्टा उड़ाना ही भूल गई थी, जिसकी वजह से सामने खड़ा ज़ियान इस मासूम लड़की के जर्द पड़ते चेहरे को बगौर देख रहा था। ज़ियान को अचानक ही थोड़ी देर पहले का मंजर याद आया, जब वो ड्रेसिंग रूम में आया था और इरीज को लाल शरारे में दुल्हन बने देखा था, जिस पर वाइट नगों से बड़ी नफासत से काम किया गया था, और साथ ही वाइट एंड रेड नगों की हैवी ज्वेलरी फुल मेकअप के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए किस कदर हसीन लग रही थी, कितनी खुश लग रही थी। मगर अब ज़ियान की सोचों को उसके बजते हुए मोबाइल ने रोका। हेलो, डॉक्टर वलीद ज़ियान का दोस्त का नंबर देखकर उसने फ़ोन यस किया। ज़ियान, अफजल अंकल की डेथ हो गई है। ओह नो! ज़ियान को एक झटका लगा और एक नज़र इरीज के चेहरे पर डाली, जिसे अभी एक और सदमा सहना था, और मोबाइल ऑफ करके वापस पैंट की जेब में रख लिया। इरीज की खामोशी के साथ साथ ड्रेसिंग रूम में भी बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इरीज अब तक इसी कैफियत में थी कि उसे अपने सर पर किसी अपने के हाथ की गर्माहट महसूस हुई। उसने बेख्तियार ही गर्दन उठाकर देखा, जहाँ अकबर साहिब एक बड़ी सी सफ़ेद चादर ओढ़े उसे ही देख रहे थे। पापा! इरीज की आवाज़ ज़ियान समेत तकरीबन सबने ही सुनी थी, और गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा भी था, मगर कोई दिखाई ना दिया। बेटा, आपसे मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो, अकबर साहब ने उसके आंसू अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा था, जबकि इरीज उन्हें सवालिया नज़रों से देखे जा रही थी। बेटा, वहाब अच्छा लड़का नहीं था। ज़ियान को आपके पापा ने आपके लिए चुना है। शाबाश बेटा, रोती नहीं है, कहो कबूल है। पापा की अच्छी बेटी है ना, पापा की हर बात मानती है। बोलो चांद, कबूल है। शाबाश। इरीज ने बड़े पापा के कहने पर कबूल है कहा और कुछ देर बाद रुखसत होकर ज़ियान के घर आ गई। उसे नहीं पता था कि पीछे पापा हैं या नहीं। इरीज सदफ के हमरा ज़ियान के कमरे तक आई थी और पहला कदम कमरे में रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सारे कांटे उसके पैर में चुभे हों। उसे दर्द की शिद्दत से दोनों आंखें कस के बंद की और आंखों में मौजूद सैलाब को बहाया। सदफ ने उसे कॉटन का सूट पकड़ाया और रेस्ट करने का कहकर चली गई, क्योंकि उससे अपनी दोस्त की हालत देखी नहीं गई। इरीज ने कुछ देर बाद आंखें खोलकर पूरे कमरे का जायजा लिया। उसे और बर्दाश्त न हुआ तो घुटनों के बल गिरकर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बुलंद आवाज़ में रोकर अपने अंदर जलती आग को बुझाने की कोशिश करने लगी, जबकि ज़ियान घर आकर अपने कमरे में जाने की बजाय छत पर आ गया ताकि खुली हवा में थोड़ा सुकून महसूस कर सके। ज़ियान छत पर आया तो दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डालकर इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। अपनी और इरीज की कुछ देर पहले होने वाली गुफ्तगू, कर्नल अंकल का उसके आगे हाथ जोड़ना, वलीद का फ़ोन, आलिया से उसकी मोहब्बत, शादी और फिर मौत, अयान से इरीज का प्यार और फिर सबसे आखिर में इरीज का मासूम चेहरा। उसे थक कर एक लंबा सांस खारिज किया और बेंच पर बैठकर अपने सर को दोनों हाथों में थाम कर आंखें बंद की। जब भी साबरा बेगम का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके एक नज़र उन पर डालते हुए दोबारा इसी तरह बैठ गया। ज़ियान, तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए, इरीज को तुम्हारी ज़रूरत है, साबरा बेगम ने उसके पास बैठते हुए कहा, जबकि ज़ियान ने उनकी बात के जवाब में अपनी नज़रें सामने टेबल पर ही मरकूज रखीं। ज़ियान, मुझे पता है तुम शादी नहीं करना चाहते थे, पर बेटा, अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है? अल्लाह ने इरीज के लिए तुम्हें ही चुना था। इरीज इस वक्त बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है, उसे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत है, तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है। बेटा जाओ, उसका दर्द बांटो जाकर, वो बहुत मासूम बच्ची है, मुझे यकीन है तुम उसे संभाल लोगे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओगे। साबरा बेगम ने बेटी की खामोशी को देखकर एक बार फिर इरीज के पास जाने को कहा। ज़ियान चुपचाप बिना उनकी तरफ देखे उठकर कमरे में चला आया। आज वो पहली बार अपने कमरे में जाने से पहले घबरा रहा था। उसे कमरे में दाखिल होकर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया, फिर एक नज़र उस पर डाली जो बेड के पास बैठी बेड की चादर अपने नाजुक हाथों में मजबूती से दबाई सिसकियाँ ले रही थी। इसे कमरे में मुसलसल सन्नाटे की वजह से ज़ियान ने भी बआसानी सुना था। इरीज की ज़ियान की तरफ से पीठ थी और शायद वो ज़ियान की आमद से भी बेखबर थी। ज़ियान ने एक दुख भरी नज़र उस पर डाली और बोलने के लिए लफ्ज़ों को तरतीब दी। इरीज, ज़ियान की आवाज़ जैसे ही उसके कानों से टकराई, वो अपने दुखों की दुनिया से बाहर आकर अपनी सिसके ऊपर काबू पाने की कोशिश करने लगी, मगर कोई जवाब ना दिया। ज़ियान उससे तकरीबन कुछ कदम के फासले पर खड़ा रहा, उसकी तरफ देखे गोया हुआ। इरे, जो भी हुआ उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वहाब ने हमें एंड टाइम पर बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। मेरी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं निकाह के लिए इनकार नहीं कर सका। ज़ियान ने रुक कर उसे बताया और कर्नल अंकल की डेथ का बताने से गुरेज किया ताकि वो इस वक्त और परेशान ना हो। इरिज खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। इरिज, तुम जानते हो कि मैं आलिया से अब भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद मैं कभी भी तुम्हें आलिया की जगह और एक बीवी के हकूक़ नहीं दे पाऊँ। इरिज अब भी चुप थी। पूरे कमरे में सिर्फ ज़ियान की आवाज़ और इरिज की सिसकियाँ गूंज रही थी। काफ़ी रात हो गई, तुम चेंज करके रेस्ट कर लो। ज़ियान ने उसे मुसलसल खामोश देकर रेस्ट करने को कहा तो वो खामोशी से उठकर स्टडी में चली गई। सुबह 7 बजे के टाइम सायरा आपी और सदफ नाश्ता लेकर कमरे में आई। ज़ियान भी सारी रात नहीं सोया था, इसलिए पहली बार नॉक करने पर ही दरवाज़ा खोलकर फ्रेश होने चला गया।
इरिज कहाँ है? उसे जाता देखकर सायरा आपी ने पूछा। वो स्टडी रूम में है। ज़ियान ने नजरें चुराते हुए कुछ शर्मिंदगी से जवाब दिया। वो फ्रेश होकर आया तो देखा सायरा आपी अब तक नॉक कर रही हैं। ज़ियान, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? ठीक तो है? सायरा आपी ने परेशान होकर ज़ियान से पूछा, मगर इससे पहले ज़ियान कोई जवाब देता इरिज ने दरवाज़ा खोल दिया। इरिज अब तक दुल्हन के लिबास में थी, अलबत्ता हुलिया काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। उसकी सूजी हुई आंखें इस बात का सबूत थीं कि वो सारी रात रोती रही है, जिन पर से मेकअप भी धुल चुका था। बिंदिया ने झूमर की जगह ले ली थी, जबकि झूमर कंधे पर झूल रहा था। दुपट्टा सर पर ना होने के बराबर टिका हुआ था, बाकी सारा कंधे और फर्श पर था। बालों की कई लटें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। ज़ियान ने एक नज़र उसके वजूद पर डालकर सायरा आपी को बाहर आने का इशारा किया, जबकि सदफ उसकी हालत देखकर आंखों में आंसू लिए उसे ड्रेसिंग चेयर पर बिठाकर उसकी ज्वेलरी उतारने लगी थी। ज़ियान, कर्नल अंकल की डेथ बॉडी आ गई है, सायरा आपी ने बाहर आकर उसे बताया। जी आपी, मुझे पता है, मैं वही चाह रहा हूँ। आप इरेज को भी कुछ नहीं बताइएगा, उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, सायरा आपी मुख्तसर जवाब देकर कमरे में आ गई थी। सायरा आपी और सदफ उसे पिंक कॉटन का सूट पहनाकर इरिज के घर ले आई। पिंक सूट सेबतन किए सूजी हुई आंखों के साथ गोरी रंगत जो मुसलसल रोने की वजह से गुलाबी हो गई थी। इरिज ने सायरा आपी और सदफ के हमरा जैसे ही अपने घर में कदम रखा, सामने बड़े से सहन में चारपाई पर लेटे हुए शख्स को देखकर वो पहचान ही ना पाई, क्योंकि उस शख्स ने सर से पांव तक सफ़ेद चादर ढकी हुई थी। इरिज का दिल एकदम ही उछलकर हलक में आ गया। उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट शुरू हो गई। चेहरे का रंग एकदम ही उड़ गया। आंखों में एक बार फिर से लाभ उतर आया और इसका दिल बहुत डर रहा था। वो मरे मरे कदमों से उस वजूद तक आई। डरते डरते उसके चेहरे से चादर हटाकर एक सेकंड में ही पलट गई और दोनों हाथों से अपने दिल को थामा जो बाहर ही आने वाला था। उसके बाद उसे कुछ और सुझाई न दिया। वो बेहोश होकर गिरी थी, मगर उसके वजूद को गिरने से पहले ज़ियान ने थाम लिया था। इरिज को 4 दिन बाद होश आया तो साबरा बेगम से लिपटकर खूब रोई। अपने पापा को देखने की बहुत जिद की, मगर मरे हुए लोग वापस से ही आया करते। उसकी हालत को देखकर सबको ही रोना आ रहा था। साबरा बेगम ने उसकी माँ बनकर उसे खूब समझाया, हौसला दिया, प्यार दिया। वो काफ़ी हद तक संभल गई थी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अब तक ना लौटी थी। उसे होश में आए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। उसके लाख मना करने पर भी साबरा बेगम उसे खाना खिलाती, मगर वो 2 या 3 निवालों से ज़्यादा ना खाती। इरिज ने साबरा बेगम को ज़ियान के कमरे में सोने के लिए भी इनकार कर दिया था, जिसे साबरा बेगम ने इरिज की हालत देखते हुए वक्ती तौर के लिए मान लिया था। आज अफजल साहिब के इंतकाल को 1 माह हो गया था। सायरा आपी और उनके शौहर अपने दोनों बच्चों मून और मानी के साथ ज़ियान हाउस आए हुए थे। आज ज़ियान हॉस्पिटल से लेट आया था, इसलिए तीनों बच्चे सो गए थे। इरिज समेत बाकी सब कजन्स भी डिनर पर मौजूद थे। जब भी सायरा आपी ने अम्मी को मुखातिब करते हुए कहा, अम्मी मैं सोच रही थी अब जो संडे आ रहा है उसको घर में एक छोटा सा फैमिली फंक्शन रख लेते हैं। ज़ियान और इरिज का वलीमा भी हो जाएगा और इरिज को ज़ियान के रूम में भी शिफ्ट कर देंगे। ज़ियान ने चौंक कर सायरा को देखा और फ़ौरन ही खुद को नॉर्मल करते हुए खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ, जबकि इरिज नीचे ने नजरें किए पुलाव में चमचा चलाती रही थी। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। ज़ियान, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है? साबरा बेगम ने सवालिया नज़रों से ज़ियान को देखते हुए कहा। नहीं अम्मी, जैसा आप लोग ठीक समझे, ज़ियान ने मुख्तसर जवाब दिया। अरे आंटी, इससे क्या एतराज़ होगा? इसकी बीवी इसके रूम में शिफ्ट हो जाएगी, इसके लिए तो खुशी की बात है ना। अरहम भाई ने मायने की इस नज़रों से ज़ियान को देखते हुए कहा, जिसके जवाब में ज़ियान ने मुस्कुरा कर उन्हें और फिर अपने बराबर में चुपचाप बैठी इरिज को देखा था। आज संडे था। सायरा आपी सुबह से ही आई हुई थी, क्योंकि सदफ को दावत के लिहाज से खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए खाने का अहतमाम सायरा आपी ने ही किया था। ज़ियान के दोस्त वलीद की फैमिली और सायरा आपी के ससुराल वाले भी आने वाले थे। इरिज ने मैरून कलर की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे के साथ बड़ा सा दुपट्टा सलीके से सर पर उड़ा हुआ था, जो उसके लिए सदफ ने ही पसंद किया था। हाथों में सोने के कड़े, कानों में मैचिंग ईयरिंग और लाइट मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि ज़ियान भी ब्लू जीन्स के साथ वाइट शर्ट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। सभी ने इनके कपल की बहुत तारीफ़ की थी और सभी ने खूब इंजॉय भी किया था, मगर इस दौरान इरिज के चेहरे पर खामोशी और उदासी नुमायां थी। वो सिर्फ खुद से पूछे जाने वाले सवालात का ही जवाब दे रही थी। ज़ियान भी काफ़ी संजीदा था, मगर सबसे मुसलसल बातचीत भी कर रहा था। आज सुबह से ही ज़ियान को अपने रूम में आना मना था, क्योंकि सदफ और सायरा आपी ने उसका रूम डेकोरेट किया था। पूरे कमरे को गुलाब की पत्तियों और चंबेली के फूलों से सजाया गया था। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। खाने से फारिग होकर सायरा आपी समेत सारे मेहमान ही चले गए थे। मेहमानों के जाने के बाद साबरा बेगम भी अपने कमरे में चले आई। ज़ियान भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब भी इरिज ने साबरा बेगम का दरवाज़ा खटखटाया। इरिज, तुम यहाँ इस वक्त? साबरा बेगम ने हैरानगी से उसे देखते हुए सवाल किया। जी अम्मी, मैं अयान को लेने आई थी, इरिज ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। साबरा बेगम के कहने पर इरिज ने उन्हें अम्मी बोलना शुरू कर दिया था। वो अंदर आकर अयान को उठाने लगी। बेटा, आज इसे यहीं सोने दो। अम्मी, मैं सुला लूँगी उसे अपने पास। हाँ बेटा, ज़रूर सुला लेना, मगर आज इसे यहीं सोने दो, वरना ये तंग करेगा तुम्हें। अम्मी प्लीज़, मुझे अयान को ले जाने दें, इरिज ने आराम से कहती हुई इजाज़त तलब नज़रों से उन्हें देखा तो उन्होंने भी मुस्कुराती हुई इजाज़त दे दी और वह अयान को गोद में उठाए ज़ियान के कमरे में आ गई थी। उसे सजे हुए कमरे का जायज़ा लिया तो खुद से ही शर्मा गई। उसने जैसे ही सोए हुए अयान को सोफे पर लिटाया, उसके ईयरिंग
अयान के गाल पर चुभे और तकलीफ की शिद्दत से उसने रोना शुरू कर दिया था। इरिज ने एक लम्हा ज़ाया किए बिना अपने दोनों ईयरिंग उतार कर फर्श पर रखे और साथ ही साथ चूड़ियाँ और कंगन भी, कि कहीं चूड़ियों की खनक से अयान की नींद फिर ना ख़राब हो जाए। और रोते हुए अयान को अपनी आगोश में लेकर चुप करवाने की कोशिश की। इसी दौरान उसका दुपट्टा सर से सिरक कर कंधे पर आ गया था, मगर अयान को चुप करवाने की वजह से उसने नोट ही ना किया था। इरिज उसे चुप करवाने में मसरूफ़ थी। ज़ियान कमरे में दाखिल हुआ। सजे हुए कमरे को देखकर उसकी हालत भी इरिज से मुख्तलिफ नहीं थी। ज़ियान एक नज़र इरिज पर और फिर उसकी बिखरी हुई चीज़ों पर डालकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो अयान को सुलाकर सोफे पर लटा चुकी थी और ख़ुद भी अयान के पास ही आंखें बंद किए हुए लेटी थी। इरिज अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। घर के सारे काम उसने अपने ज़िम्मे ले लिए थे, मगर साबरा बेगम ने उसे सख्ती से मना किया था कि तुम खाना बनाने के सिवा और कोई काम नहीं करोगी, सफाई सदफ किया करेगी। इरिज सबका बहुत ख्याल रखती थी। अयान तो पहले ही उसका आदी था, मगर अब तो वो उसके बिना रह ही नहीं सकता था। साबरा बेगम से चुपके से वो सदफ का भी काफ़ी हाथ बटाया करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी दोस्त कितने कामचोर है। वो ज़ियान का भी बहुत ख्याल रखती थी, उसका हर काम वक्त से पहले कर देती थी। कमगो तो वो पहले ही थी, मगर अब कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। इरिज और ज़ियान एक दूसरे को बहुत कम मुखातिब करते थे। कोई बहुत ज़रूरी बात होती तो ज़ियान उसे मुखातिब करता और इरिज बिना उसकी तरफ देखे जवाब दे देती। शादी के बाद से अब तक इरिज ने ज़ियान को सिर्फ 2 बार ही मुखातिब किया था और फिर खुद ही शर्मिंदा हो गई थी जब उसने एक बार सबके सामने ज़ियान को ज़ियान भाई कहकर बुलाया। सबने ही चौंक कर उसे देखा। ज़ियान भी काफ़ी शर्मिंदा हुआ और सबकी हैरत अंगेज़ नज़रों से बचने के लिए जल्दी से अपने रूम में आ गई थी। आज भी सब साथ बैठकर टीवी देखने में मसरूफ़ थे। अयान सोच चुका था साबरा बेगम ने उससे कुछ पूछा और उसने कहा ज़ियान भाई को पता होगा, मगर टीवी की आवाज़ की वजह से वो सुन ही ना सकी, जबकि सामने बैठे ज़ियान ने बखूबी सुना था और उसे घूरता हुआ कमरे में चला गया। जब वो उसके लिए दूध लेकर कमरे में आई तो वो बेड पर नीम दराज लेटा हुआ था और कोई फाइल पढ़ने में मसरूफ़ था। इरिज दूध का ग्लास साइड टेबल पर वापस रखकर पलटी जब ज़ियान की आवाज़ पर रुकना पड़ा था। इरिज, ये क्या तुम भाई भाई करती रहती हो? आई नो हमारे बीच हस्बैंड और वाइफ जैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम मुझे अब भी ज़ियान भाई कहकर मुखातिब करो। ज़ियान ने उसे एक ही सांस में डपटा और बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। इरिज और ज़ियान की शादी को 1 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर दोनों के दरमियान अब तक तकल्लुफ़ कायम था। ज़ियान पहले से काफ़ी चुप चुप रहने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। जब उसने इरिज को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था तो उसने सोचा था कि वो कभी भी उसे एक बीवी के रूप में कबूल नहीं कर पाएगा, मगर अब इरिज का उससे बात ना करना, उसके साथ गैरों की तरह एहतियात से रहना काफ़ी तकलीफदेह हो रहा था। पहले इन दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता था, पर अब तो वो उसका शौहर था, उसके लिए महरम था। इरिज ने कभी उससे अपने हकूक़ नहीं मांगे थे, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वो अब तक वहाब से मोहब्बत करती है, बल्कि उसे तो दुख था कि उसने इतने बुरे इंसान को टूट कर चाहा था। आज इरिज सुबह से ही काफ़ी थकी हुई थी। सायरा आपी और अरहम भाई भी आए हुए थे। अचानक ही पिकनिक का प्रोग्राम बना तो अरहम भाई ने सबको साथ चलने की ऑफ़र की। सदफ़ और अयान ने तो फ़ौरन ही ऑफ़र कबूल कर ली, मगर इरिज ने तबीयत ख़राब होने की वजह से एक्सक्यूज़ किया। साबरा बेगम भी जाने के मूड में नहीं थी, मगर सायरा आपी ने शायद उन्हें साथ ले जाने की ठान रखी थी, इसीलिए इरिज को छेड़ने के लिए बोली, अरे अम्मी जान, कभी तो अच्छी सासों की तरह बहू बेटे को अकेले छोड़ दिया करें। इरिज बेचारी किसी मकसद से रुक रही है और आप हैं कि घर में रुककर उसके सारे अरमानों पर पानी फेरने का सोच रही हैं। ऐसी बात नहीं आपी, मेरी वाकई में तबीयत ठीक नहीं है। इरिज ने झिझकते हुए सफाई पेश की तो सायरा आपी के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि साबरा बेगम कुछ सोचते हुए जाने के लिए तैयार हो गई। सबके जाने के बाद इरिज रूम में आई तो उसे थकन महसूस हुई। उसने बेड के किनारे पर लेटते हुए आंखें बंद की तो थकन की वजह से उसकी आंख लग गई। ध्यान हॉस्पिटल से घर आया तो किसी को ना पाकर फ्रेश होने सीधा अपने कमरे में आ गया। इरिज को पर्पल कॉटन के 3 पीस सूट में अपने बेड पर सोता देखकर उसे ना जाने क्यों खुशी महसूस हुई। वो इरिज को गहरी नजरों से देखता हुआ फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर उसने अपने लिए खाना खुद गर्म किया और खाने से फारिग होकर अपने कमरे में आकर बेड की दूसरी जानब लेट गया। बेड हिलने से इरिज की आंख खुली। ज़ियान को अपने बराबर में लेटा देखकर वो एक झटके से उठी और माथे पर से पसीना साफ करते हुए लाउंज में चली आई। ज़ियान जो भी ठीक से लेट भी नहीं पाया था, फ़ौरन ही उठकर बैठा और अपने बराबर में खाली बेड को देखकर दांत पीस कर रह गया और थोड़ी देर बाद खुद भी उठकर बाहर आ गया। सब लोग कहाँ हैं? ज़ियान ने इरिज से पूछा, जो अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ़ थी। अरहम भाई और सायरा आपी के साथ गए हैं। इरिज ने एक नज़र उस पर डालते हुए जवाब दिया। कहाँ? ज़ियान ने बगौर उसका जायज़ा लेते हुए सवाल किया। डिनर पर और पार्क वगैरह भी जाएंगे, इरिज ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। तुम नहीं गई? उसने मज़ीद बात करने की कोशिश की। नहीं, इरिज ने मुख्तसर जवाब दिया। क्यों? वैसे ही खाना लगा दूँ आपके लिए? इरिज ने बात ख़त्म करते हुए पूछा। मैंने खा लिया जब तुम सो रही थी। ज़ियान के बताने पर इरिज को शर्मिंदगी हुई। आप उठा देते मुझे, तुम सोती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि उठाने का दिल ही नहीं चाहा। ज़ियान ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए सोचा, मगर इससे पहले के बाद ज़ुबान पर आती उसने फ़ौरन ही अपनी सोच को झटका। चाहे मेरे लिए भी बना देना, मैं छत पर हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों इरिज की तरफ खींच रहा हूँ? मैं इरिज के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि वो बीवी है मेरी। उसके बारे में ऐसा नहीं सोचूंगा तो फिर किसके बारे में सोचूंगा?
मगर मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि मैं उसे बीवी का दर्जा नहीं दे पाऊँगा। मगर कहने से क्या होता है, हकीकत थोड़ी बदलती है। क्या इरिज भी मेरे बारे में ऐसा सोचती है? दिल ने फिर से सवाल किया था। इरिज अपनी जिम्मेदारियाँ कितनी अच्छी तरह निभा रही है, वो अयान का कितना ख्याल रखती है। क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता उसे खुश रखने का? उसके भी तो कितने अरमान होंगे जो मेरी वजह से अधूरे हैं। ज़ियान छत पर खड़ा गार्डन का जायज़ा लेते हुए दिलो दिमाग की छिड़ी जंग में मसरूफ़ था कि इरिज चाय का कप लिए छत पर आई। चाय उसके हाथ में थमाकर वापस पलट गई, जबकि ज़ियान चाय हाथ में थामे वापस अपनी सोचों में गुम हो गया था। ज़ियान और इरिज की शादी को 2 साल हो गए थे और अयान 3.5 साल का हो गया था। इरिज ने उसे स्कूल भी लगा दिया था। ज़ियान को किसी काम से अमेरिका जाना पड़ रहा था। अम्मी ने इरिज और अयान को साथ ले जाने पर काफ़ी जोर दिया, मगर इरिज ने अयान के स्कूल का बहाना करके इनकार कर दिया। ज़ियान को गए हुए 5 माह हो गए थे। इस अरसे में ज़ियान ने इरिज को बहुत मिस किया था। वो समझ गया था कि इरिज ने उसके दिल में बीवी की जगह ले ली है और बहुत खुश था। आज उसे पाकिस्तान वापस आना था। सायरा आपी और अरहम भाई भी उसे पिक करने एयरपोर्ट आए थे। ज़ियान की फ़्लाइट 2 बजे की थी, जो कि खुशकिस्मती से वक्त पर पहुंच गई थी। अयान उसे देखते ही भागता हुआ उससे लिपट गया। उसने भी अयान को खूब प्यार किया और एक एक करके सबके गले मिला था। इरिज से मिलते वक्त उसकी घबराहट ज़ियान ने बाकायदा नोट की और उसे देखकर मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गया। वो घर आया तो बहुत थका हुआ था। फ्रेश होकर फ़ौरन ही सो गया। अयान भी एयरपोर्ट से वापसी पर काफ़ी थक गया था, इसीलिए वो भी उसी के पास सो गया। 9 बजे के वक्त ज़ियान की आंख खुली तो कमरे में फुल एसी की ठंडक के साथ साथ हल्की हल्की लाइटिंग हो रही थी। वो मोबाइल में टाइम देखकर उठ गया। उठने का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर भूख की शिद्दत से उसे उठना पड़ा। वो मुँह हाथ धोकर बाहर आया तो अयान भी उठ चुका था। उसने अयान का मुँह हाथ धुलवाकर उसके बालों में ब्रश किया और उसे प्यार करते हुए बेड से नीचे उतारा। अयान, मामा को बोलो पापा को बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर ऊपर आ जाएं। ओके पापा। अयान भागता हुआ फ़ौरन ही नीचे चलाया और इरिज को ज़ियान का मैसेज दिया। इरिज सायरा आपी से बातों में मसरूफ़ थी। उसकी बात सुनकर किचन में चली आई और खाना गर्म करने लगी। कुछ देर बाद ही वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई और ज़ियान को देखकर बुरी तरह छिनक गई। ज़ियान पैंट और बुनियान में खड़ा मोबाइल चार्ज पर लगा रहा था। इरिज नजरें चुराते हुए खाना टेबल पर रख कर जाने लगी। तुम खाना नहीं खाओगी? ज़ियान ने शर्ट पहनते हुए कहा। हम सब ने खा लिया, इरिज ने उसकी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया था। अच्छा, जब तक मैं खा रहा हूँ यहाँ बैठ जाओ। ज़ियान ने सोफे पर बैठते हुए उसको भी बैठने का इशारा किया। इरिज खामोशी से उसके सामने आकर बैठ गई। कैसी हो? ज़ियान ने बिरयानी अपनी प्लेट में निकालते हुए कहा। ठीक हूँ, इरिज ने भी उसकी तरफ देख कर जवाब दिया। आपका काम कैसा रहा? अच्छा रहा, तुम्हें बहुत मिस किया। ज़ियान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। स्काई ब्लू कॉटन के 3 पीस सूट में कंधों पर दुपट्टा टकाए वो काफ़ी पुरकशिश लग रही थी। तुमने मुझे मिस किया? ज़ियान ने इरिज की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। इरिज उसके सवाल को इग्नोर करके अपनी घबराहट छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगी थी। तुम कुछ बता रही थी फ़ोन पर सदफ़ के प्रपोजल के बारे में। ज़ियान ने इरिज की घबराहट दूर करने के लिए टॉपिक चेंज किया। जी, सायरा आपी की जेठानी के भाई का प्रपोजल आया था। उनका अपना फ्लैट है, शाहज़ैन नाम है। जब सायरा आपी की शादी हुई थी तो वो सऊदीया गया हुआ था, इसलिए शायद आप नहीं जानते। इरिज ने तफसील से बताया। वो सदफ़ के लिए काफ़ी खुश लग रही थी। जॉब क्या है और दिखने में कैसा है? इंजीनियर है और दिखने में भी बहुत क्यूट है, मुझे तो बहुत पसंद आया, इरिज ने खुशी से बताया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शौहर के सामने गैर मर्द की तारीफ़ करते हुए ज़ियान ने उसके मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए शोखी से कहा था। जी वो, इरिज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, इससे पहले ज़ियान बोल पड़ा था। मजाक कर रहा हूँ यार, अब मेरे सामने किसी की इतनी तारीफ़ करोगी तो जेलसी तो होगी ना। अच्छा खैर, ये बताओ अम्मी ने क्या जवाब दिया? ज़ियान ने उसका सीरियस चेहरा देखा तो खुद भी सीरियस हो गया था। अम्मी ने कहा जब आप आ जाएंगे तो आपसे मशवरा करके जवाब देंगे। इरिज संजीदगी से कहती हुई जाने के लिए उठ गई। ज़ियान भी उसके साथ नीचे चला आया था। ज़ियान को वापस आए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। वो सबके लिए गिफ्ट लाया था जो सबको बहुत पसंद आए थे, और इरिज के लिए डायमंड का सेट जो सबको ही बहुत पसंद आया था। आज वो लोग सदफ़ की बात पक्की करके आए थे। सभी काफ़ी थके हुए थे। इन लोगों ने शादी की तारीख भी 6 माह बाद की रखी थी। ज़ियान अपने कमरे में आकर लेट गया और अयान को भी लटा लिया। थोड़ी देर बाद इरिज भी दोनों के लिए दूध के ग्लास लेकर कमरे में दाखिल हुई। आज उसने वाइट एंड पर्पल आरकंडी का सूट पहना था, बालों को कैचर में कैद कर रखा था और ज़ियान का लाया हुआ डायमंड का सेट पहने वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। ज़ियान ने उसके चमकते चेहरे को बखूबी देखा और दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर नाज किया था। इरिज ने उसका ग्लास टेबल पर रखकर और अयान को दूध का ग्लास हाथ में थमाकर शेल्फ में से अयान का नाइट सूट निकाला और फिर झुककर उसके टॉयज उठाकर उनकी जगह पर रखे। इस दौरान वो मुसलसल से अयान की नज़रों के हिसार में रही, मगर उसने नोट नहीं किया। पापा, आज मामा कितनी प्यारी लग रही है ना? अयान ने इरिज को प्यार से देखते हुए कहा। बहुत ज़्यादा। ज़ियान ने भी उसकी बात की तायद की थी। मामा, आज मैं पापा के पास ही सोऊंगा। अयान ने इरिज के हाथ में दूध का खाली ग्लास पकड़ाते हुए कहा। ओके, इरिज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मामा आप भी यहीं सो जाए ना प्लीज़। अयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए लाड से कहा। नहीं बेटा, मामा को बेड पर नींद नहीं आती, आप सो जाओ, इरिज ने संजीदगी से जवाब दिया।
मामा, जब पापा नहीं थे तो आप बेड पर ही सोती थी, अयान ने मासूमियत से कहते हुए नाराज़गी का इजहार किया, जबकि रिच के चेहरे पर संजीदगी और शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत नमूदार हुई। मामा प्लीज़ सो जाए ना, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती, अयान ने रिच के खामोश चेहरे को देखकर एक बार फिर रिक्वेस्ट की थी। अयान सो जाओ ना, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। इससे पहले रिच कुछ कहते से अयान ने उसे डांटते हुए कहा तो वो चुपचाप बेड के किनारे पर बैठ गई, जबकि ज़यान और अयान दोनों लेट चुके थे। मुझे बहन चाहिए। बहन? 6 महीने पर लगाकर गुजर गए। सदफ की शादी की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। आज उसकी मेहंदी थी। सुबह से ही मेहमान आए हुए थे। सारे घर की जिम्मेदारी रिच के कंधों पर थी। रिच सब काम से फ्री होकर ऊपर अपने कमरे में तैयार होने आ गई। अयान को पहले ही तैयार कर चुकी थी। ज़यान भी तैयार होकर नीचे जा चुका था। जब से ज़यान अमेरिका से वापस आया था उसमें काफ़ी चेंज आ गया था। वो काफ़ी खुश खुश रहने लगा था। इरिज से बिल्कुल नॉर्मली बात करता, जैसे वो दोनों एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इरिज तैयार होते हुए मुसलसल ज़यान के बारे में सोच रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ज़यान को क्या हुआ है। उसका बदला बदला रूप इरिज को हैरत में मुब्तला कर रहा था। उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि ज़यान उसे बीवी का दर्जा दे सकता है, और ना ही वो सोचना चाहती थी, क्योंकि ज़यान ने पहले ही दिन सारी बात क्लियर कर दी थी। उसने सिर्फ कर्नल अंकल के कहने पर शादी के लिए हाँ की थी। फिर वो क्यों मुझसे इस तरह बिहेव कर रहे हैं? क्या वो मुझसे नहीं, कभी नहीं, वो सिर्फ आलिया से मोहब्बत करते हैं। मेरे जहन में ये बात आई कैसे? मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उसने एक पल के लिए जहन में उठने वाले सवालात को झटका और आईने में खुद का जायजा लेकर नीचे आ गई। सीढ़ियों से उतरते हुए ज़यान की नज़र उस पर पड़ी थी। मेहंदी कलर की फ्रॉक और चूड़ीदार पैजामे के साथ बड़ा सा दुपट्टा एक कंधे पर डाले, हाथ में बड़ी बड़ी चूड़ियाँ और बालों का आज कैचे से आज़ाद रखा गया था। लाइट मेकअप और नाजुक सी ज्वेलरी के साथ हाथ में मेहंदी की थार उठाए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने एक नज़र भी ज़यान पर नहीं डाली थी, जो उसी की नज़र का मुंतजिर था। लड़के वाले भी आ चुके थे। इरिश ने तमाम बड़ों को सलाम किया और उनसे दुआएं वसूल करते हुए सदफ के रूम में चली आई, जहाँ मेहंदी के फंक्शन के साथ साथ नाच गाना भी हो रहा था। जबकि पीछे खड़ा ज़यान दांत पीस कर इस बंद दरवाजे को देखते रह गया था। इरिज, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, तुम देख दो प्लीज़। ज़यान से रहा ना गया तो इरिज के पीछे कमरे में आकर दरवाजे से झांकते हुए कहा, ड्रेसिंग टेबल पर यह चार्ज हो रहा है। इरिज ने वहीं बैठे बैठे जवाब दिया, यार नहीं मिल रहा इसलिए तो तुम्हें बोल रहा हूँ, देख दो रूम में आकर। ज़यान के थके थके चेहरे को देखते उठकर अपने कमरे में चली आई और ज़यान भी उसके पीछे मुस्कुराते हुए आया था। मैंने यही लगाया था चार्ज पर। इरिश ने ड्रेसिंग टेबल पर मोबाइल ना पाकर ज़यान की तरफ देखते हुए कहा, जो दरवाज़ा लॉक करते हुए उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। आई नो डियर, तुमने यहीं रखा था, मगर अब यहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से इसे उठा लिया था। ज़यान ने इरिश की कमर में अपना बाजू हमायल करते हुए उसके चेहरे पर आई लट को कान के पीछे करते हुए कहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? इरिश की हैरानगी कुछ कम हुई तो उसने खुद को ज़यान की गिरफ्त से निकालने की कोशिश की। अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ जान। ज़यान ने उसकी कोशिश को रद्द करते हुए उसे एक झटके से खुद से करीब किया तो इरिश के दोनों हाथ उसके चौड़े सीने पर जा लगे। इरिश की हैरानगी में मज़ीद इजाफा होने लगा और माथे पर पसीने के छोटे छोटे कतरे नमूदार हुए। उसने कभी भी ज़यान से इस किस्म की तवक्को नहीं की थी। वो हैरत से उसे तक रही थी और ज़यान उसकी हैरत और घबराहट को मज़ीद इंजॉय कर रहा था। उसके इतने करीब था कि उसकी फूली सांसों को भी सुन सकता था। ज़यान ने अपने प्यार की पहली महर उसके होंठों पर सबत की तो इरिश के दिल की धड़कन थम गई। वो यकटक उसे देखे गई। ज़यान ने सुन खड़ी इरिश के कानों में सरगोशी की तो वह नज़रें झुका गई और अपने धड़कते दिल पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे डर है कि तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए, इसीलिए मैंने नज़र का टीका लगा दिया। अब मेरी बीवी को किसी की नज़र नहीं लगेगी। ज़यान ने एक बार फिर उसे खुद से करीब किया था। मुझे छोड़ दें प्लीज़। इरिश ने नज़रें चुराते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश की। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी तुमसे निकाह किया मेरी जान, लेकिन नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं इसलिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा। ज़यान मुस्कुराते हुए एक अलविदाई नज़र उसके वजूद पर डालकर दरवाजे की तरफ पड़ गया। फिर रुक कर एक नज़र ड्रेसिंग टेबल का सहारा लेकर खड़ी इरिज पर डाली थी। सुनो, ज़यान की आवाज़ पर सिरिश ने एक नज़र ज़यान को देखा और उसकी आंखों की चमक देखकर फ़ौरन ही नजरें हटा ली थी। जल्दी से नीचे आ जाओ। ज़यान मुस्कुराते हुए कहकर नीचे चला गया और इरिज भी खुद को रिलैक्स करके 20 मिनट बाद नीचे चली आई थी। मेहंदी के बाद से अब तक इरिज ने ज़यान से कोई बात नहीं की थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को काम में मसरूफ़ रखती। रात को भी ज़यान के सो जाने के बाद कमरे में जाती और सुबह उसके उठने से पहले नीचे चली जाती। इन दिनों इरिज काफ़ी चुप चुप रहने लगी थी, जबकि ज़यान बहुत खुश और वो उससे अकेले में बात करने के मौके तलाश करता, मगर वो उसके सारे अरमानों पर पानी डाल देती। वो रात को काफ़ी देर तक जागकर उसके ऊपर आने के इंतज़ार करता, मगर वो ऊपर ना आती। आज भी वो ऊपर आई तो अयान और ज़यान दोनों सो चुके थे। आज वो काफ़ी थकी हुई थी। कल सदफ की बारात थी, उसने सारी तैयारी रात को ही करके रखनी थी। वो सोने के लिए लेटी तो थकन की वजह से फ़ौरन ही नींद आ गई। सुबह अज़ान की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। दोबारा सोने की बहुत कोशिश की, मगर नींद नहीं आई तो उठकर फ्रेश होने चली गई। उसे पता था ज़यान 11 बजे से पहले नहीं उठेगा, इसीलिए दुपट्टा सोफे पर ही छोड़ दिया। वो बाथरूम में थी जब भी ज़यान के मोबाइल की बेल बजी। वलीद का नंबर देखकर उसे फ़ोन यस किया और अयान की नींद ख़राब होने का सोचकर बेड से उठकर सोफे पर लेटकर बात करने लगा। हेलो, सॉरी यार, सुबह सुबह तुझे डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं 1 घंटे में इंग्लैंड के लिए निकल रहा हूँ।
हॉस्पिटल तुम देख लेना। ओके कोई बात नहीं, आज तो बारात है सदफ की, इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा। मगर तुम क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी में? सब खैरियत तो है ना? हाँ यार सब खैरियत है, कुछ अर्जेंट काम है बस इसीलिए जाना पड़ रहा है। चल फिर बात करते हैं, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। ओके मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। हाँ ज़रूर, खुदा हाफिज़। ज़ियान ने फ़ोन ऑफ करके रखा, तब भी रिच बालों को कैचर में कैद करके बाहर आई। ज़ियान को जागता देखकर उसके कदम रुक गए और ज़ियान जो अभी वापस सोने के मूड में था, रिच को देखकर उसकी नींद उड़ गई। रिच ने दुपट्टे की तलाश में नजरें घुमाई तो ज़ियान के पास पड़ा था। उसकी नजरों से बचने के लिए शेफ की तरफ पड़ी ताकि दूसरा दुपट्टा ओढ़ ले, मगर टेबल से पाँव टकराने की वजह से ज़ियान के सीने पर जा गिरी थी। ज़ियान ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है जाने। कितने दिन से तुम मुझसे दूर भाग रही थी ना, और देखो आज तुम मेरी बाहों में आ ही गई। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए उसके सिर से तौलिया हटाते हुए कहा था। छोड़े, इरिश ने इल्तिजाई आवाज़ में कहा, मगर ज़ियान उसकी इल्तिजा को नज़रअंदाज करके उसके गीले बालों में उंगलियां चलाने लगा था। प्लीज़ मुझे जाने दें, अयान उठ जाएगा। इरिश ने फिर खुद को छुड़वाने की कोशिश की। कोई बात नहीं जान, हम उसे समझा लेंगे, ज़ियान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या हो गया आपको, क्या कर रहे हैं? इरिश ने एक बार फिर उसे याद दिलाना चाहा कि वो सिर्फ आलिया से मोहब्बत करता है, मगर ज़ियान के जवाब ने उसे मज़ीद कुछ कहने से कासिर कर दिया। मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, और इसे कहीं ज़्यादा करने का हक रखता हूँ मैं, ज़ियान ने कहते हुए उसकी आंखों में देखा जो बेयकीनी से उसे देख रही थी। इरिश हमारा निकाह हुआ है, चाहे सिचुएशन जो भी थी, मगर अब हम हस्बैंड और वाइफ हैं। हमारा कल गुजर चुका है। इरिश फिर भी कब तक हम दोनों अपने पास्ट को जीते रहेंगे? मुझे अपना पास्ट नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर जीना है तुम्हारे साथ। मेरा तुम पर हक है इरिश, और मैं अपना हक वसूल भी कर सकता हूँ, मगर मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी और रजामंदी चाहता हूँ। ज़ियान ने संजीदा लहजे में कहते हुए उसके चेहरे को गौर से देखा, जहाँ उसके गीले बालों की छींटें उसके गालों पर शबनम का काम कर रही थी। ज़ियान ने अपने होंठों से उसके माथे और गालों पर से इन शबनमी बूंदों को साफ किया। इरिश ने इस बार उसे ना रोका। उसकी बंद आंखों से आंसू के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए। ज़ियान ने पहले उसकी बंद आंखों और फिर सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा और उसकी आंखों में आए नमकीन आंसुओं को अपने होंठों में जज़ब किया। इरिश आंखें खोलो और देखो कि हम कितने करीब हैं कि एक दूसरे की सांस को भी सुन सकते हैं। ज़ियान ने उसके कान में सरगोशी की थी, मगर जागती आंखों से इसे सीन पल को देखने की वो हिम्मत ना कर पाई। इरिश बेटे दरवाज़ा खोलो। साबरा बेगम की आवाज़ पर इरिश ने आंखें खोलकर गेट की तरफ देखा और फ़ौरन उठने की कोशिश की, मगर वो ज़ियान का मर्दाना वजूद हटा ना पाई तो बेबसी से ज़ियान को देखने लगी। ज़ियान ने मायने खेज मुस्कुराहट उसके चेहरे पर डाली और फिर साइड पर होकर उसे उठने के लिए जगह दी। इरिश तेज़ी से उठकर गेट की तरफ बढ़ी, मगर ज़ियान की आवाज़ पर रुककर उसे देखा, जो दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। ये तो ले लो। इरिश ने उससे दुपट्टा लेकर दोनों कंधों पर सलीके से डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बारात खैरियत से निपट गई थी। अलबत्ता बारात के दिन इरिश से बहुत से काम ख़राब हुए थे। उसे बार बार ज़ियान की बातें याद आती तो दिल तेज़ी से धड़कने लगा। सबको लगा थकन से तबीयत ख़राब है, इसीलिए साबरा बेगम ने उसके लाख मना करने के बावजूद आराम करने को कमरे में भेज दिया था। आज वलीमा था। उसके वलीमे की शॉपिंग ज़ियान ने खुद अपनी पसंद से की थी। वो किचन में सबके लिए चाय बना रही थी जब ज़ियान किचन में चला आया। इरिश, ज़ियान ने फ्रिज में से पानी की बोतल निकालते हुए उसे पुकारा। जी, इरिश ने चाय निकालते हुए संजीदगी से जवाब दिया। आज तुम सायरा आपी के साथ पॉलर चली जाना, ज़ियान ने उसके सामने ग्लास में पानी निकालते हुए कहा। क्यों? इरिश अपने इस बेतु के सवाल पर शर्मिंदा होते हुए फ़ौरन बोली। मेरा मतलब है कि मैं घर पर ही तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज तुम वहीं से तैयार हो, वो बहुत दिल से तैयार हो, ज़ियान ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाते हुए बताया और उसकी वजाहत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। वैसे एक ख़ास वजह और भी है, और वो ये है कि मैं आज अपने और तुम्हारे दरमियान इस तकल्लुफ़ की दीवार को गिराना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ एक नई और खुशियों भरी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता हूँ। इरिश, तुम खुश हो ना? ज़ियान ने इरिश की खामोशी को देखते हुए संजीदगी से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जी, इरिश ने भी संजीदगी से जवाब दिया, मगर ज़ियान के मुस्कुराते चेहरे को देखकर समझ गई। मैं सबको चाय देकर आती हूँ। लाओ मैं ले जाता हूँ वरना गिरा दोगी। ज़ियान ने उसके कांपते हाथों को देखते हुए चाय की ट्रे ली। वैसे तुम दुनिया की पहली बीवी हो जो अपने शौहर से इतना शर्माती हो, ज़ियान ने उसका कप टेबल पर रखते हुए कहा और एक अलविदाई नज़र उस पर डालकर बाहर निकल गया। वलीमा खैरियत से निमट गया था। अयान समेत तमाम बच्चा पार्टी ने खूब इंजॉय किया। सदफ और शाहजहान के कपल के साथ साथ तमाम लोगों ने रिच और ज़ियान के कपल की भी भरपूर तारीफ़ की। साबरा बेगम ने भी दोनों की बधाई ली। वो लोग रात को 2 बजे के करीब घर पहुंचे। सदफ भी 2-3 दिन रुकने की घर से साथ ही आ गई थी। अयान बहुत थका हुआ था, इसलिए रास्ते में ही सो गया था। ज़ियान ने गाड़ी पार करके इरिश की गोद से सोए हुए अयान को लिया और उसे जल्दी ऊपर आने का इशारा करते हुए अपने रूम में चला गया, जबकि सदफ उसे अपने कमरे में ले गई। इरिश आधे घंटे बाद अपने रूम में आई तो उसका ख्याल था कि ज़ियान थका हुआ है, सो गया होगा, लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर नीम दराज लेटे हुए ज़ियान को अपना ही मुंतज़िर पाया। ज़ियान की नज़रें खुद पर जमी देखकर उसके कदम रुके, दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। ज़ियान की नज़रें उस पर जमी हुई थी। वो सी ग्रीन और मैरून साड़ी में, जिसके बॉर्डर पर नफीस गोल्डन काम हुआ था। खुले हुए रेशमी बाल कमर पर झूल रहे थे। गले में नाजुक सा सेट और उसके नीचे ज़ियान का गिफ्ट किया हुआ गोल्ड का चेन लॉकेट, जिस पर ज़ियान लिखा हुआ था,
कानों में बालियां और ऊपर के कानों में डायमंड टॉप्स, हाथों में भरी हुई चूड़ियां पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। जियान ने सरता पैर उसका जायजा लिया था। फिर जियान की नजरों से बचने के लिए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई और गले से सेट उतारने लगी। जियान ने आहिस्ता से जियान का हाथ अपने सीने से हटाया और आस्तीन फोल्ड करता हुआ दरवाज़ा बंद करके इरिज की तरफ आया और रात की बीच की उंगली से उसके रेशमी बालों को आगे करके आईने में उसका जायजा लेते हुए सेट उतारने लगा। इरिज ने आईने में से एक नज़र अपने बराबर में खड़े शख्स को देखा। ब्लैक पैंट एंड ऑफ वाइट शर्ट में वो किस कदर हैंडसम और खूबरू नौजवान लग रहा था। कितनी इज्जत थी उसके लिए इरिज के दिल में। उसे तो पता भी नहीं चला कि इज्जत प्यार में कब बदल गई। उसे सिर्फ इतना पता था कि शादी से बाद से अब तक उसने इस इंसान के बारे में नहीं सोचा था जिसकी वजह से उसे अपने प्यारे पापा से अलग होना पड़ा था। उसे तो खुद पर हैरत थी कि उसने इतने बुरे इंसान को इतनी शिद्दत से क्यों चाहा। वो इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ अयान की माँ बनकर आई थी। उसे कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ज़ियान को अपना शौहर, ज़ियान उसे अपनी बीवी का दर्जा दे पाएगा। मगर आज वो अयान की माँ के साथ साथ किसी की बीवी भी थी। वो अपनी सोचों में गुम ज़ियान को देख रही थी। जब भी शीशे में ज़ियान ने उसे देखा तो उसने जल्दी से नज़रें झुका ली। ज़ियान उसके गले और कानों को ज्वेलरी से आज़ाद कर रहा था। ज़ियान ने उसे दोनों कंधों से थाम कर चेयर पर बिठाया और खुद भी पास रखी चेयर पर बैठते हुए उसकी नाजुक कलाई थाम कर एक एक चूड़ी उतारने लगा। तुम्हें पता है इर्ज, आलिया को सजने संवरने का बहुत शौक था। ज़ियान ने इरिज की चूड़ियाँ उतारते हुए खोए खोए अंदाज में बताया। इरिज ने कुछ चौंक कर ज़ियान को देखा। इस वक्त आलिया का जिक्र, फिर चुप रहना ही मुनासिब समझा। मैं कभी भी आलिया को खोना नहीं चाहता था इरिज। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। हमने कितने सारे ख्वाब देखे थे। मुझे उसका बोलना, उसका हंसना मुस्कुराना, उसकी बचकाना हरकतें सब बहुत पसंद थी। तुम्हें पता है उसे कभी भी मेरे हाथ पर सर रखे बिना नींद नहीं आती थी। ज़ियान अपनी धुन में मगन बोल रहा था, इस बात से बेखबर के सामने बैठी इरिज के दिल पर क्या गुजर रही है। इरिज ने आंखों में आई नमी को अपने अंदर उतारा और ज़ियान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर बची हुई चूड़ियों के एक झटके से उतारते हुए कहा, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आज से पहले ज़ियान जब भी आलिया की बातें बताता इरिज बहुत शौक और दिल से सुनती थी। मगर आज पहली बार उसे आलिया का जिक्र नागवार गुजरा था। आज पहली बार उसने आलिया से जेलसी फील की। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए इरिज को देखा। वो यही तो चाहता था कि इरिज आलिया से जेलसी फील करे ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो भी उससे मोहब्बत करती है। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ एक बार फिर से थाम लिया और आयोडेक्स निकाल कर उसके हाथ पर लगाई जहाँ से चूड़ी चुभने की वजह से खून के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए थे। जलन हो रही है? ज़ियान ने मायने खीसी अंदाज में इरिज से पूछा। बहुत ज़्यादा, इरिज ने फ़ौरन जवाब दिया। मगर दूसरे ही लम्हे ज़ियान की मुस्कुराहट देखते हुए शर्मिंदगी से गोया हुई। हाथ में? तो मैं कब कह रहा हूँ कि दिल में? ज़ियान ने मायने खेस अंदाज में इरिज की तरफ झुकते हुए कहा। ज़ियान ने खामोश बैठी इरिज के दोनों हाथों को अपने होंठों से लगाया। इरिज ने आंसू भरी आंखों से ज़ियान को देखा। इरिज, जब तुम मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करने लगूंगा। मैंने आलिया के सिवा किसी और का तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर निकाह के बाद जब जब मेरी निगाह तुम पर जाती तो मैं यही सोचता था कि तुम मेरी बीवी की हैसियत से इस घर की बहू हो, अयान की माँ हो और सदफ सायरा की भाभी हो और मुझसे ही लाताल्लुक हो। तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं थी और मेरी हर चीज़ का इतना ख्याल रखती थी। शायद इसीलिए मुझे तुम्हारी ऐसी आदत हो गई कि मुझे तुम्हारी गैर मौजूदगी का अमेरिका में शिद्दत से एहसास हुआ। दिल कहता था कि अब तुम बीवी हो तो मुझे ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। मगर दिमाग में सिर्फ आलिया। मैं पागल सा होने लगा। फिर आलिया मेरे ख्वाब में आई और उसने सिर्फ ये कहा कि ज़ियान, आप इरिज के साथ अच्छा नहीं कर रहे। बस फिर जब मैं वापस आया तो मुझे तुम में सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी नजर आई। यार प्लीज़ वो पल वापस ले आओ जब तुम अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मुझसे शेयर करती थी। इरिज, कितने दिन से तुमने मुझसे बात नहीं की, कितने दिन से मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं इन लम्हात को बहुत मिस करता हूँ। ज़ियान अपनी बात ख़त्म करके इरिज के जवाब का इंतज़ार कर रहा था कि इरिज का ज़बर टूट गया और उसने ज़ियान के कंधे से लगकर बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। मैं भी बहुत मिस करती हूँ। जब पापा की डेथ हुई तो मैं आपके कंधे पर सर रख कर रोना चाहती थी। वह आपकी बहुत सारी शिकायतें करनी थी आपसे। आप नहीं जानते ये वक्त मैंने कितनी मुश्किल से काटा है। आप नहीं जानते मैं कितना रोई हूँ। आपके साथ एक रूम शेयर करना कितना मुश्किल था मेरे लिए। मैं बिल्कुल टूट गई थी, थक गई थी। मैं मर जाना चाहती थी। मुझे सिर्फ अयान ने संभाला है। उसकी मोहब्बत से मुझसे आपका सामना करने की हिम्मत आई है। मेरे पास कोई भी रिश्ता नहीं था ज़ियान। मैं बिल्कुल अकेली थी। इरिज, मुझे तुम्हारे हर दुख का अंदाज़ा है, तुम्हारी हर तकलीफ़ का एहसास था। तुम्हारी आंख में आंसू को मैं देख सकता था, पर तुम्हें हिम्मत देने के लिए मुझ में भी हिम्मत नहीं थी यार। और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी आंख में कोई आंसू नहीं आएगा, कभी भी नहीं। ज़ियान ने उसके नर्म रुखसारों को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा और साथ ही उसकी लटों को कान के पीछे करते हुए शोक नज़रों से उसका जायज़ा लिया। मैं चेंज कर लेती हूँ। इरिज से उसकी आंखों की शोखी छुप ना सकी, इसलिए फ़ौरन खड़ी हो गई थी। मगर ज़ियान ने फ़ौरन उसे अपने हिसार में ले लिया। मैडम, आपकी तरफ इजहार मोहब्बत अभी बाकी है। सर, जब मोहब्बत हो जाए तो इजहार की ज़रूरत नहीं होती। इरिश ने भी उसी के अंदाज में इतराते हुए जवाब दिया, जिस पर ज़ियान ने हैरत से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। इट्स मीन्स यू लव मी।
मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ, इतना हैंडसम बंदा हस्बैंड के रूप में मिलेगा तो मोहब्बत तो हो जाएगी ना। ज़ियान ने अपने कॉलर को छूते हुए इस अंदाज में कहा कि सामने खड़ी रिच पे साख्ता मुस्कुरा दी। ज़ियान ने अपने हाथ के प्याले में उसका मुस्कुराता चेहरा थाम कर उसके माथे पर बोसा लिया था। हमेशा मुस्कुराती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। आपके साथ रहूँगी तो हमेशा मुस्कुराती रहूँगी। इरिश ने अपना सिर ज़ियान के कंधे पर ठकाया तो ज़ियान ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था इरिश कि हमारी ज़िंदगी में ये पल भी आ सकता है, मगर अल्लाह पाक इस रिश्ते में खुद ही फीलिंग डाल देता है ना। इरिश ने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा मुझे चेंज करने थे, मुझे उलझन हो रही है इस साड़ी में। तो कर लो, मैंने कब रोका है, तुम्हारा ही दिल नहीं कर रहा मुझे छोड़कर जाने के लिए। ज़ियान ने इरिश को सताने के लिए उकताहट से कहा, जिस पर इरिश ने उसे घूरा और जाने के लिए मुड़ी, मगर ज़ियान ने उसे हाथ से पकड़कर शीशे के सामने किया और उसकी कमर पर अपने बाजू हमाइल करके कंधे पर अपनी थोड़ी टकाकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे यार वाकई हमारे कपल का जवाब नहीं, सब ठीक ही कह रहे थे। आपको कोई शक था क्या? इरिश ने भी मुस्कुराते हुए सवाल किया और साथ ही बड़ी नज़ाकत से खुद को छुड़वाते हुए इसके कान में सरगोशी की। मेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट कहाँ है इरिज? ज़ियान ने हैरत से उसकी आंखों में देखा, क्योंकि अब तक उसने उससे कुछ भी नहीं मांगा था और इस वक्त उसके पास कुछ देने के लिए था भी नहीं। आपको ये बड़ा अरमान था ना कि मैं आपसे कुछ मांगूं, तो अब मांग रही हूँ, ये तो मेरा हक है और आपको देना पड़ेगा। यार ये क्या बात हुई, पहले बताना चाहिए था ना, अभी तो मैं कुछ नहीं लाया। तो कोई बात नहीं, कल ले आइएगा, अभी वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट, इरिज ने जमाई लेते हुए कहा। इरिज के इस अंदाज पर ज़ियान ने कुछ नहीं कहा और उसकी तरफ एक नज़र देखता रहा। इरिज भी उसको देखती हुई चेंज करने चली गई और वो चुपचाप आकर बेड पर लेट गया, क्योंकि मुंह दिखाई तो उसका हक था और उसके मांगने पर आज ज़ियान को खुशी हुई थी, मगर इस मौका पर मांगना। आज छोड़ा हूँ, कल नहीं छोड़ूंगा, ज़ियान ये सोचते हुए सो गया था। ख़त्म शुद्ध। जी तो ये था हमारा आज का नॉवल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। तो आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा नॉवल में, कौन सा बुरा लगा, ओवरऑल स्टोरी कैसी लगी। तो आप लोगों की राय का भी सब्री से इंतज़ार रहेगा। तो रोमांटिक सी स्टोरी थी, क्यूट सी स्टोरी थी, अच्छी लगी स्टोरी मुझे तो ओवरऑल। वैसे थोड़ा सा जंप ज़्यादा किया हुआ था स्टोरी में, लेकिन मेन बात वही आ जाती है कि राइटर ने भी इस चीज़ को फोकस किया होगा कि किस तरह का रिश्ता, जिसे आप पहले किसी और नज़र से देख रहे थे, वो अचानक किसी और रिश्ते में बदल जाना, फिर उसमें एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है, वक्त दरकार होता है ऐसे रिश्तों को समझने में। तो इसी वजह से शायद राइटर ने इतने साल का जंप लिया। तो आई थिंक सो कि इट्स एक्सेप्टेबल। बाकी ओवरऑल स्टोरी अच्छी थी, मुझे पसंद आई। आप लोग भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है जी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। तो नावल का नाम था ये मोहब्बत भी अजीब होती है बाय बिस्मा नाज। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो चलें हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे जी। तो चलें हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले नुशे कह रही हैं, क्या शौहर है, जब बीवी नहीं पहनना चाहती सबके सामने बेहुदा लिबास तो फिर ज़बरदस्ती पहनने का फ़ायदा। लास्ट में भी मैंने ये नोट किया कि वो अनकम्फर्टेबल थी जब मीडिया उसकी पिक्स ले रहा था, तब खामोश करवा दिया उसे, और आज भी क्या ज़बरदस्त बेहुदा कपड़े सबके सामने पहनने को दिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, नो डाउट। लेकिन जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि उसका प्रोफेशन ऐसा था, पहली बात कि वो जब वो पिक्स लेने में वो अनकंफर्टेबल थी। बिल्कुल ये गलत बात है, जब आपकी फैमिली सेफ़ फील नहीं कर रही तो आपको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। अगर वो नहीं अच्छा फील कर रही थी तो उसे इस चीज़ से बाहर आना चाहिए था। लेकिन वो उसका शोभा ऐसा था कि वो इस चीज़ को बुरा नहीं मना रहा था, अपने नज़रिए से देख रहा था। बाकी उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था, जो सारा सब कुछ था, टोटली बिगड़ा हुआ बंदा था वो। टोटली नॉवल में दिखाया गया, उसकी शख्सियत को बिल्कुल भी छुपाया नहीं गया कि वो क्या था और उसकी मोहब्बत में क्या बना। लास्ट में आकर उसने वो प्रोफेशन तक छोड़ दिया, उसके लिए सब कुछ टोटली हेटेरो चेंज हो गया। तो ये चीज़ दिखाई गई थी और मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करती, बिल्कुल वो गलत था, उसने बहुत जगह पे गलत काम किए हैं, लेकिन सुधर गया भाई, अब बेचारे को माफ़ कर दो। बाकी थैंक यू वेरी मच। राफ़ी अली कह रहे हैं इसका सीज़न 2 जल्दी देना प्लीज़। इंशाल्लाह ज़रूर, सीज़न 2 भी हम अब जल्दी स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे हैं, आप लोग सीज़न 2 पे एक्साइटेड हो कि सीज़न 2 भी पढ़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज दिन है वेडनेसडे, तो सैटरडे संडे तक इंशाल्लाह हम लोग सीज़न 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। शाज़िया कह रही हैं पूरी स्टोरी मज़े की थी, ऐसे ही अच्छे अच्छे नॉवेल्स दिया करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शाज़िया। अगेन शाज़िया कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम सिस,
बहुत ज़बरदस्त नावल था। दुरेद का बालाज को प्यार करना बहुत औसम, और विश और दुरेद की नोक-झोंक ज़बरदस्त। और मुझे लगा था कि मारूफ का कपल शायद हैदर के साथ बनेगा, पर साइम के साथ बना ज़बरदस्त। वैसे आपको मैं बताऊं, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये नावल पढ़ा था मुझे भी लगा था कि शायद मारूफ का कपल हैदर के साथ बने, बिकॉज जब हैदर की एंट्री हुई थी ना तो बड़े हीरो स्टाइल में उसे राइटर ने एक्सप्लेन किया हुआ था उसकी शख्सियत को, तो मुझे लगा कि शायद मारूफ का कपल उसके साथ बने। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपको पसंद आया, मुझे खुशी। और बिल्कुल दुरेद ने जो बलाज को प्यार दिया वो वाकई बहुत कमाल का था, और मुझे वो बहुत अच्छे लगे उनके सीन्स। और सीज़न 2 में तो वो उनके सीन्स और भी ज़्यादा कमाल के हैं। मतलब दुरेद सिर्फ बलाज का बाप है और किसी का बाप नहीं है, ये सीन है सीज़न 2 का। और वो बहुत मज़े का सीज़न है, इंशाल्लाह हम वो भी जल्द रीड करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच शाज़िया। माजिदा सलीम ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच माजिदा। शेख शिकारा शेखीरा ज़हीर, आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपका नेम गलत ले रही हूँ। तो पार्ट 2 प्लीज़। चले पार्ट 2 का लिंक मैं आपको वीडियो एंड होने के बाद दे दूँगी। पार्ट 2 प्लीज़। ओके, ये एक ही नावल का मांग रही हैं या अलग अलग नावल के मांग रही हैं? चलिए मैं इसे लाइक नहीं करती वरना ये गायब हो जाएगा, तो मैं आपको ये वीडियो एंड होने के बाद इनके देख के लिंक शेयर करती हूँ, ठीक है जी। जशीन कह रही है मज़ा आ गया, थैंक यू वेरी मच जशीन। कहाँ गायब थी आप, बड़े अरसे बाद आई हैं, बहुत ज़बरदस्त नावल था, थैंक यू वेरी मच, सुपर, थैंक यू जशीन, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू, ऑसम, थैंक यू वेरी मच जशीन। आपने अचानक ही आके बहुत सारे कमेंट्स कर दिए हैं, कहाँ गायब हो गई थी आप, एंड थैंक यू वेरी मच। देन ज़ीशान सिद्दीक ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच ज़ीशान। मोहम्मद सुफियान के लिए स्टोरी यार बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया, और रियलिटी के काफ़ी ज़्यादा, और रियलिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी अच्छी यार, थैंक यू वेरी मच, आपको पसंद आई, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मोहम्मद सुफियान अगेन कह रहे हैं वाओ व्हाट ए गुड नावल यार, आप भी सच्ची, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। आप भी एक बात बोलूँ, आपके तकरीबन सभी नावल्स अच्छे होते हैं, बस चंद एक को छोड़कर, बाकी पहला वाला भी अच्छा था। पर क्या एक सफ़र में इतनी अच्छी मुलाकात हो सकती है कि बात शादी तक आ जाए? एक्चुअली मेन चीज़ जो है ना, ये है कि ज़्यादातर जो स्टोरीज राइटर्स लिखती हैं ना, वो रियलिटी से बहुत दूर होती हैं। जो ज़्यादातर स्टोरीज़ होती हैं, अगर हम 100 में से 80% यही कहेंगे कि ज़्यादातर 80% राइटर्स यही स्टोरीज़ लिखती हैं जो रियलिटी से बहुत दूर होती हैं, और 20% स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो कि रियलिटी से रिलेट करती हैं, लेकिन ये वो भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि टोटली रिलेट करती हैं, वो भी 10% 20% इतना थोड़ा बहुत। तो कहानी है, होता है, चलता है, दुनिया कहानी में कुछ भी हो जाता है, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से नॉवेल्स पसंद नहीं आए। वैसे मुझे ख़ुद भी कुछ कुछ हुआ है ऐसी स्टोरीज़ जो मैंने अभी लास्ट 2-3 मंथ से ऐसा हुआ है, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में कि कुछ स्टोरीज़ मैंने ऐसी पढ़ी हैं जो मैंने ख़ुद नहीं पढ़ी हुई थी, बिकॉज़ अभी तक मैंने जब से चैनल बनाया ज़्यादातर स्टोरीज़ मेरी यही हैं कि जो मैंने ख़ुद पढ़ी होती थी मैं आप लोगों से वही शेयर करती थी, लेकिन पीछे कुछ मसरूफ़ियात मेरी ऐसी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं आप लोगों से वो स्टोरीज़ शेयर की जो मैंने ख़ुद नहीं पढ़ी थी, तो मुझे ख़ुद नहीं पता था कि वो कैसी हैं। तो हो सकता है उनमें आपको कुछ पसंद ना आई हुई हो, तो रियली सॉरी फॉर डैट। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, एंड थैंक यू वेरी मच। देन सनिया हनीफ़ कह रही हैं हैप्पी एंडिंग, बिल्कुल भाई हैप्पी एंडिंग। रोज़ीना नईम कह रही हैं वेरी ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू वेरी मच रोज़ीना नईम। बुशरा आज़म कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, बात ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, लास्ट एपिसोड नावल की ज़बरदस्त, और प्लीज़ प्लीज़ सेकंड 2 भी ज़रूर देना, इसका हमको बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा। और ओवरऑल नावल दिल से पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, और यकीन है इसका सेकंड पार्ट भी अच्छा ही होगा, और प्लीज़ ज़रूर देना इसका पार्ट 2 भी, इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। हम जल्दी स्टार्ट करेंगे अभी एपिसोड वाइज नावल, हम पहले इसका सीज़न 2 ही पढ़ेंगे। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर से कंटिन्यू भी करूँगी। तो इस उम्मीद के साथ स्टार्ट करूँगी कि आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं, हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। देन मिनबुन कह रहे हैं इसका सीज़न 2 बनता है। ओके भाई, आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर बनता है, और इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। अभी आज वेडनेसडे है, सैटरडे से स्टार्ट करें या फ्राइडे से, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। देन फ़जर ख़ान कह रही हैं फर्स्ट यू स्टार्ट सेकंड सीज़न। ओके भाई फ़जर, ज़रूर। अगेन कह रही हैं प्लीज़ डियर गिव ए सेकंड सीज़न, गिव ए सेकंड सीज़न। ओके फ़जर, आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं ज़रूर दूंगी, और इस उम्मीद के साथ कि जितना आप लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं सीज़न 2 के लिए, उतना ही उस पर प्यार भी देंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ज़रूर
देन वेद कौर पनवार कह रहे हैं सेकंड एपिसोड कहाँ है। चलें भाई, सेकंड एपिसोड का लिंक आपको ये वीडियो एंड होने के बाद देती हूँ मैं। इर्सा बतूल कह रही है मैंने आपके चैनल्स के सारे हैप्पी वाइज नॉवल पढ़ लिए हैं, बट इसका तो स्वैग ही बहुत मज़े का था, एंडिंग भी बहुत बहुत अच्छी थी, मज़ा आया है। प्लीज़ नेक्स्ट नॉवल इसका सीज़न 2 ज़रूर पढ़िए यार प्लीज़। ओके इर्सा, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगर आपको इतना ही पसंद आया तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। यस प्लीज़ 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 सीज़न 2। ओके इर्सा, इंशाल्लाह ज़रूर। देन राशिदा सयाद कह रही हैं आउटस्टैंडिंग नॉवल स्टोरी, हमने बोथ ऑफ पार्ट सुने हैं, यूर रीडिंग स्किल टू गुड। थैंक यू वेरी मच, आपको पसंद आई, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हुदा शफीक कह रही है अमेजिंग स्टोरी, थैंक यू वेरी मच हुदा। अंजम भट्ट कह रहे हैं बहुत अच्छा नॉवल था, मज़ा आया पढ़ के, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं प्लीज़ सीज़न 2 भी दें हमको, बहुत अच्छा नॉवल है ये। इंशाल्लाह भाई ज़रूर, आपने डिमांड किया तो आपकी डिमांड ज़रूर पूरी होगी। मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान जी, कैसी हैं आप, नॉवल बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देन फरजाना सदीक कह रहे हैं प्लीज़ अपलोड सीज़न 2 जल्दी प्लीज़। इंशाल्लाह ज़रूर फरजाना, इन्होंने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा नॉवल था, एंडिंग भी खूब था, आपकी आवाज़ लाइक, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कुकिंग विद नाज कह रही हैं ज़बरदस्त नॉवल, थैंक यू वेरी मच कुकिंग विद नाज। सविता पांडे कह रही हैं हैप्पी एंडिंग। दुरेद की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि उसने बालाज को बाप का प्यार दिया, बिल्कुल नो डाउट, वाकई ये इसका प्लस पॉइंट था। और तो कोई उसमें हीरो वाले करतूत नहीं थे, कमीनापन नहीं किया है सारे नावल में, तो वाकई ये चीज़ उसकी अप्रिशिएट करने के लिए थी कि उसने वाकई बालाज को प्यार दिया है। और सीज़न 2 में तो उनकी जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की, और मुझे वाकई सीज़न 2 सिर्फ़ और सिर्फ इनकी बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा पसंद है। तो इंशाल्लाह हम वो भी जल्द रीड करेंगे, इसका सीज़न 2 भी पढ़ो इंशाल्लाह ज़ैनब ज़रूर। देन वहाब अली कह रहे हैं ज़बरदस्त अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच वहाब अली। मिसिस शहजाद कह रही हैं वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मिसिस शहजाद। सहर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि इतना अच्छा नावल दिया आपने। आप मुझे मुबारक तब देती हैं जब आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते। आ गए थे आप लोग वैसे लाइन पे, इतना बुरा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन जितना नावल अच्छा था उतना अच्छा भी नहीं आया, बट फिर भी खैर मुबारक। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपको पसंद आया। आपकी वॉइस माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा खुश रहो, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन, थैंक यू वेरी मच सहर। शहनाज अफ़ीफ़ कह रही हैं बहुत ज़बरदस्त हैप्पी, थैंक यू वेरी मच शहनाज। अशर गुलफराज कह रहे हैं प्लीज़ आपी नेक्स्ट सीज़न प्लीज़ आपी, इंशाल्लाह ज़रूर। आपकी वॉइस नावल से मिलती है तभी बेस्ट नावल बनता है, थैंक यू वेरी मच, आपका प्यार है कि आप लोग पसंद करते हैं। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया आपी, थैंक यू वेरी मच हारिस खान। देन अशर गुलफराज कह रहे हैं बेस्ट बेस्ट आपी, हैप्पी एंडिंग, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मिनबुन कह रहे हैं स्टोरी अच्छी मज़े की थी, थैंक यू वेरी मच मिनबुन। अशर गुलफराज कह रहे हैं आई एम फर्स्ट आपी, ओके भाई, कैसा लगा आपको नावल ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। देन रुख सना असद कह रही हैं आप अच्छी लिखा रही हैं, अपनी स्टोरीज़ में इस्लामिक टच भी दिया करें, आजकल सोसाइटी को ज़रूरत है, लोग दीन से दूर हो रहे हैं। आप अपनी अच्छी इल्म बेसिस स्टोरीज से सोसाइटी में इनकलाब ला सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी नेक्स्ट स्टोरी इस्लाम के कवानीन और अहकामात पे बेस होगी। अल्लाह नेक बन, आई एम रियली सॉरी, ये मैं मुझे पता नहीं चला आपने क्या कहा। बाकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम नरेटेड ईयर, और इंशाल्लाह ज़रूर मेरे चैनल पर आपको हर तरह के नॉवेल्स मिल जाते हैं, जिनमें इस्लामिक भी है, जिनमें मोटिवेशनल भी है, जिनमें हिदायत बेस्ड भी है, जिनमें फ्रेंडशिप बेस्ड भी है, रोमांटिक भी है, लेकिन बोल्ड नहीं है, बोल्ड नॉवेल्स मैं नहीं पढ़ती। तो बाकी इंशाल्लाह मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉवेल्स इस्लामी कंटेंट पोस्ट करूँ। बाकी आई एम नरेटेड ईयर, मैं लिखती नहीं हूँ, मैं बस नरेट करती हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह हम इस्लामिक नॉवेल्स भी ज़रूर पोस्ट करेंगे। देन वहाब अली कह रहे हैं ज़बरदस्त अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच वहाब अली। सहर कह रही हैं बहुत बहुत ज़बरदस्त नावल है ये, रोज़ इंतज़ार रहता है स्टोरी का, थैंक यू वेरी मच सहर, आपको पसंद आया, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन मिसिस शहजाद कह रही हैं हैप्पी एंडिंग करना प्लीज़, हैप्पी एंडिंग ये आप सुने और ज़रूर बताइएगा कि एंडिंग कैसी लगी आपको। मोहम्मद तुफ़ैल कह रही हैं हाँ जी आप ही, हमारी ईद तो अच्छी ईद गुजर गई, और रमज़ान भी शुक्र है अल्लाह पाक का बहुत बहुत अच्छा गुजर गया है। रमज़ान के आने का तो पता ही नहीं चला, बिल्कुल यार आप सही कह रहे हैं, रमज़ान आया और फ़ौरन चुटकी बजाते गुजर गया और चला भी गया। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बार बार रमज़ान लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप नाराज़ ना हो, बस रमज़ान की वजह से ही
नावल कम सुना है, सुना ज़रूर है लेकिन कम ही नावल सुने हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप नाराज़ ना हो, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्लीज़ प्लीज़ मान जाएं, सॉरी। ओके भाई, मान लिया, आप इतना भी मैं आपको तंग नहीं करूँगी। बस आप एक्टिव रहा करें, आप एक्टिव रहते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे हौसला रहता है कि आप लोग मेरे साथ हो। बाकी कोई बात नहीं, हो जाता है, मसरूफ़ियत हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। तो बस मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहा करें, बाकी इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। अगेन मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप? नावल बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच। देन बतूल नीलम कह रही हैं वेरी नाइस एपिसोड बट वेटिंग फॉर द लास्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच, ज़रूर बताइएगा कि लास्ट पार्ट आपको कैसा लगा। शहनाज अफ़ीफ़ कह रही हैं ज़बरदस्त, ऑसम, अमेजिंग, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच शहनाज जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स, बहुत एक्टिव रहे हैं माशाल्लाह आप इस नावल के दौरान, काफ़ी कमेंट्स आते रहे हैं। तो अब आप लोगों ने भाग नहीं जाना है, यहीं पर रहना है। अगर आप लोगों को सीज़न 2 चाहिए है तो ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने इस नावल पर मुझे अच्छा रिस्पांस दिया और जो कल नावल पोस्ट होगा उस पर अच्छा रिस्पांस दिया तो इंशाल्लाह परसों हम इसका सीज़न 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने बस मुझे अच्छा अच्छा रिस्पांस देना है, ज़रूर बताना है कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। और सीज़न 2 हम फ्राइडे को स्टार्ट करें या सैटरडे को, ये भी बताएं, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए आप लोग आज की स्टोरी एंजॉय करें। रोमांटिक सी स्टोरी थी, ब्यूटीफुल थी, मज़े की थी, मुझे तो अच्छी लगी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अब हम कल हाजिर होंगे नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।